111 प्रीत ने खोली अपनी सास की किताब। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। शौर्य बेड पर बैठ गया, लाइट ऑफ कर दिया। एक साइड करवट लेकर सो गया। प्रीत वैसे ही बैठी रही, उसे सोता देख बोली, अंडरस्को मैं आपकी पत्नी हूं। तुम मुझसे सवाल कर रही हो या खुद को याद दिला रही हो? अंडरस्को शौर्य आंख बंद किए बोला। प्रीत खड़ी होकर हाथ बात बोली, अंडरस्को मैं आपको याद दिला रही हूं कि मैं आपकी पत्नी हूं। मैं यहां बैठी हूं तो आप सो कैसे सकते हो? दिन भर ऑफिस में रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक, रात में 2 पल पत्नी के साथ बिता लो, कुछ गलत नहीं हो जाएगा? शौर्य फिर से बोला, अंडरस्को अरे मैंने कहा तो कि तुम मेरी जबरदस्ती की पत्नी हो। प्रीत के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, वो सर झुका बोली, अंडरस्को तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया, दोनों की सिर्फ सांस की आवाज आ रही थी और किसी की चीज की नहीं। शौर्य भी कुछ बोल ही नहीं पाया इसका सवाल सुनकर। तभी प्रीत के सिसकने की आवाज सुनाई दी। शौर्य समझ गया प्रीत रो रही है, वह जल्दी से बेड पर बैठ गया, लाइट ऑन की तो हैरान हो गया। सामने प्रीत हाथ बंधे बैठी हुई थी बेड पर और उसे ही घूर रही थी, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। अब आगे? शौर्य उसे इतना शांत देख धीरे से बोला, अंडरस्को ड्रामेबाज, उन तीनों के साथ रह रहकर यह भी ड्रामेबाज हो गई है, एक नंबर की। शौर्य उसे देख लाइट बंद करने को हुआ। प्रीत बेड पर चढ़ गई, शौर्य के बाजू में खड़ी होकर बोली, अंडरस्को मुझे नींद नहीं आ रही है। शौर्य उसे सर उठा देखने लगा। शौर्य उसे देख बोला, अंडरस्को तो क्या करूं, तुम्हें गोद में उठाकर लोरी सुनाऊं? प्रीत बेड पर पलथी मार बैठ हाथ बात बोली, अंडरस्को जो करना है करो, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती आप नहीं सो सकते। शौर्य कुछ नहीं बोला, लाइट बंद कर फिर लेट गया, आंख बंद कर सो गया। प्रीत उसे ऐसे इग्नोर करता देख मुंह बनाकर उसे देखने लगी। प्रीत धीरे से बोली, अंडरस्को आप बहुत गंदे हो। शौर्य आंख बंद कर बोला, अंडरस्को देखो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, ऑफिस काम करने जाता हूं, वहां आराम करने नहीं जाता हूं, मुझे आराम करने दो, तुम भी सो जाओ, कल से कॉलेज जाना है, सुबह जल्दी उठना है, मुझे लेट लोग बिल्कुल भी पसंद। प्रीत बेड से उतर गुस्से में बोली, अंडरस्को हाँ तो अपने ऑफिस से ही शादी करनी थी ना, मुझसे क्यों कर ली? हाँ और मुझे पता है मुझे कल से कॉलेज जाना है, मुझे मत बताओ आपको पसंद ही क्या आता है, कुछ भी नहीं, मेरी किस्मत ही खराब थी जो आपसे शादी हो गई, बीवी पास में है और आपको आराम से सोने की पड़ी है। शौर्य कुछ नहीं बोला। शौर्य को कुछ न बोलता देख प्रीत काफी देर तक खड़ी रही, वही सोफे में बैठ गई, शौर्य को देखने लगी जो आराम से सो रहा था। प्रीत को नींद ही नहीं आ रही थी, वह दोपहर में सो चुकी थी, इस कारण से उसे और नींद नहीं आ रही थी, अपना सर इधर उधर कर देखने लगी। तभी उसका ध्यान वार्डरोब में गया, उसे राजवीर जी की बात आ गई, जब वह अपनी अलमारी खोलेगी तो उसे एक चाबी मिलेगी, यह ध्यान कर वह खड़ी हो गई, जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ इतना बड़ा वार्डरोब को देखकर चारों तरफ घूम कर देखने लगी, ऐसे समझ ही नहीं आता खोल कौन सा, वह एक एक कर सारे खोलने लगी। प्रीत अपने सर पर हल्का सा मार बोली, अंडरस्को हे राम मेरी याददाश्त कब आएगी? तभी उसने अपनी अलमारी खोली, साड़ियां कपड़े देख इधर उधर टटोलने लगी। किनारे में कपड़ों के बीच में बड़ा सा चाबी का छाला देख हाथ में उठा ली। हाँ शायद वह यही चाबी होगी जो पापा जी बोल रहे थे, अंडरस्को प्रीत खुद से बोली। एक नजर सोते हुए शौर्य को देख अलमारी बंद कर धीरे से गेट खोल नीचे चली गई। उसके निकलते ही शौर्य ने अपनी आंखें खोली। वह सोया नहीं था, वह हर चीज महसूस कर रहा था, प्रीत के एहसास को। प्रीत कर क्या रही है? वह हल्की हल्की आंखें खोलकर उसे देख भी रहा था। शौर्य मन बोला, अंडरस्को पता नहीं इस लड़की के दिमाग का क्या होगा, उन तीनों के साथ रहकर ये भी छली पागल हो जाएगी। आराम से लेट गया। वह प्रीत के पीछे जाने का तो बिल्कुल नहीं सोच सकता था क्योंकि वह थक चुका था, आज इतने दिन से वह ऑफिस कम ही जाता था, प्रीत के कारण उसका बहुत सारा काम पेंडिंग बाकी था जो उसने आज कंप्लीट किया था, कई सारी मीटिंग है डीलिंग, वो थक चुका था। प्रीत रूम से निकल हॉल में आ गई, चारों तरफ घूमने लगी। हाथ में पकड़ी चाबी देख बोली, अंडरस्को कहा कि चाबी है, वह भी इतनी सारी चाबियां हैं इसमें, उसमें कम से कम 8-10 चाबियां थी। प्रीत इधर उधर घूमने लगी, जहां जहां उसे लग रहा था वो चाबी को लगा लगा कर देख रही थी, कुछ चाबियां तो कमरे की थी और एक चाबी घर की गेट की थी। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आई, चाबी के छले से आवाज आने लगी। ये देख प्रीत डर गई, उसने चाबी नीचे फेंक दी, 2 कदम दूर हो गई। प्रीत खुद से बोली, अपने सीने में हाथ रख ली, अंडरस्को ये क्या हो गया, कौन सी बटन दब गई? मैंने तो कोई सी बटन ही नहीं दबाया। चाबी के छले से हल्की हल्की लाइट जल रही थी, ग्रीन रेड। प्रीत काफी देर तक देखती रही, धीरे से उस चाबी को उठा लिया। क्या हो गया इसे? अंडरस्को प्रीत खुद से बोली। चाबी को जैसे ही उसने उठाया उसे लगा कोई चाबी को खींच रहा है, जैसे उसमें मैग्नेट लगी हो। तभी प्रीत का ध्यान अपने राइट साइड गेट पर गया। प्रीत गेट को देख बोली, अंडरस्को ये यहाँ कहाँ से आया? उसने तो ये गेट देखा ही नहीं था। तभी उसका ध्यान गेट के लॉकर पर गया, उसने अपने हाथ में पड़ी चाबी को दिखा, ये देख लॉकर में चाबी डाल लगा दिया। जैसे ही चाबी अंदर गई कुछ समझ गई, यह चाबी इसी गेट की है, ये देख वो खुश हो गई। उसने जल्दी से गेट खोल दिया, पर सारी खुशी धारी की धरी रह गई, जैसी उसने गेट खोल सामने एक लोहे का गेट आ गया। तभी फिर से चाबी भारी भारी लगने लगी, प्रीत छले की सबसे बड़ी चाबी को लोहे के गेट में लगा दी। लोहे का गेट खुल गया। उसमें फिंगरप्रिंट मांगा, प्रीत अपनी सारी उंगली रख रख कर देखने लगी, जैसे ही उसने अपना अंगूठा रखा गेट अपने आप पूरा खुल गया।
प्रीत अंदर चली गई। उसे ये लग रहा था वह पहली बार लिए यहाँ पर, लेकिन उसकी याददाश्त जाने कारण उसे याद ही नहीं था यहाँ भी वह पहले भी आ चुकी है। अंदर सारा सोना पैसा सामान रखा हुआ था। प्रीत के मन में अभी भी लालच नहीं आया। इतनी सारी चीज देखकर हैश कहते हैं ना, जिसके दिल में थोड़ा सा भी खोट होता है उसके मन में लालच आ ही जाता है, पर प्रीत के दिल में कोई खोट था ही नहीं। वो चारों तरफ देखने लगी, बस गहने, सोना, चांदी, पैसे, बर्तन, वहां कई सारे एक्सपेंसिव चीजें रखी थी। वहां पर छोटे छोटे कपबोर्ड बने हुए थे जिनमें सामान रखा हुआ था। प्रीत सब कुछ छू छू कर देख रही थी। तभी उसका ध्यान एक चमकती चीज में गया। वह संदूक था। वह एक पेटी की तरह था, लेकिन उसमें कई सारे कांच लगे हुए थे और उसे अपने हाथ से सजाया गया था। पुरानी टाइम की लग रही थी, हाथ से पेंट भी किया था, लेकिन उसकी साफ सफाई अच्छे से थी, वहां पर इतनी सी भूल भी नहीं थी। वो पेटी खींचकर बीच में ले आई। उसमें ताला था ही नहीं। वो खोलकर आराम से पलथी मार बैठ गई। उस पेटी में कई सारा सामान रखा हुआ था। वह सब निकाल निकाल कर देखने लगे। उसकी नज़र सबसे नीचे किताब पर गई, जो काफी मोटी और लाल रंग की थी। ये देख उसने किताब उठा ली। उसे किताब के कवर पर लिखा था, मेरी बीती जिंदगी। प्रीत ये पढ़ वह समझ गई यह किताब किसने लिखी है, क्योंकि उसमें राइटिंग बता रही थी। क्या मैं इसे खोल लूं? अंडरस्को प्रीत इधर उधर देख खुद से बोली। उसे खोलने की इच्छा तो कर रही थी, पर वह ये सोचकर शांत हो रही थी कि कोई उसे डांटना न लगे, लेकिन अपने मन को शांत कर उसने वह किताब खोल ही ली। पहला पन्ना। जिसने ये किताब खोली है वह मुझे जानता तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक किताब खुलेगी मैं इस दुनिया से जा चुकी होगी। मेरा नाम रीना है, रीना राजवीर सिंह रायजादा। रायजादा खानदान की बहू। प्रीत ये पढ़ समझ गई ये उसकी सास है। उसमें नीचे फोटो भी लगी थी, राजवीर जी और एक औरत की। प्रीत वह फोटो देख समझ गई कि यह शौर्य की मां है, क्योंकि हाल में उनकी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें माला चढ़ा था। वह ये भी समझ गई यह किताब उसकी सास ने लिखी है। प्रीत आगे पढ़ना शुरू किया। जानती हूँ ये किताब पढ़ने वाला भी कोई ऐसा होगा जो इस घर की जिम्मेदारी उठाएगा, और इस घर की जिम्मेदारी इस घर की बहू को मिलेगी। मेरे शौर्य की बीवी को नहीं जानती, तुम कौन हो, कौन बनेगी मेरी बेटी की बहू? कुछ नहीं जानती। अरमान तो बहुत है मेरे, लेकिन मेरे अंदर अब जान नहीं है। अपने अंदर एक छोटी सी जान को रखी हूँ। डॉक्टर ने तो ये कह दिया, या तो वह या फिर मैं, और क्या करूँ? माँ हूं ना, मैंने उसे ही चूज किया। तुम्हारे ससुर को भी मैंने नहीं बताया, बाद में उन्होंने मुझे बहुत डांटा, पर कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि और ऑप्शन कुछ था ही नहीं। प्रीत ये पढ़ समझ गई कि ये बात सात्विक की हो रही है। उसे बुरा लगा। सात्विक के लिए छोटा सा बच्चा अकेला रहा, माँ का प्यार ही नहीं मिल पाया। ये किताब मैं इसलिए लिख रही हूँ कि तुम्हें इस घर की जानकारी मिल सके। जब मैं इस घर पर आई थी तो मैं इस घर की अकेली बहू थी, मेरी भी सास नहीं थी। और जब तुम इस घर की बहू होगी तब तुम भी अकेली होगी, इसीलिए ये किताब मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब भी तुम्हें अकेला महसूस हो तुम बस इसे पढ़ लिया करो, तुम्हारा सारा अकेलापन दूर हो जाएगा। प्रीत सब पर गहरी सांस ली। वह ये समझ गई उसकी सास ने ये किताब अपने बीते दिनों में लिखी है। उनके साथ जो बीती है वह इस पर उन्होंने साफ जाहिर किया है। दूसरा पन्ना। उसमें कई सारी तस्वीर थी जो शौर्य की दादाजी राजवीर जी और रीना जी की थी। ये सब देख प्रीत के चेहरे में स्माइल आ गई। छोटा सा शौर्य अपने सामने के दो दांत निकाल कर हंस रहा था। उसके फर्स्ट बर्थडे की फोटो थी। उसे फोटो के नीचे लिखा था, शौर्य को बर्थडे मनाना बहुत पसंद है। वह तो हर साल अपने बर्थडे का इंतजार करता रहता है और दिन गिना करता है। उसका हर बर्थडे हमने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। पर मैं ये भी जानती हूँ मेरे जाने के बाद वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ही छोड़ देगा। इस घर की सारी खुशियाँ चली जाएगी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पेट में पल रहा बच्चा क्या होगा नहीं पता। अगर लड़की हुई तो पता नहीं कैसे अकेली संभालेंगे इसे। मैं तुम्हारे ससुर जी से दूसरी शादी करने को तो कह दिया है, पर क्या वह करेंगे? शौर्य का गुस्सा शांत। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा दूसरा पन्ना। उसमें कई सारी तस्वीर थी जो शौर्य की दादाजी राजवीर जी और रीना जी की थी। ये सब देख प्रीत के चेहरे में स्माइल आ गई। छोटा सा शौर्य अपने सामने के दो दांत निकाल कर हंस रहा था। उसके फर्स्ट बर्थडे की फोटो थी। उसे फोटो के नीचे लिखा था, शौर्य को बर्थडे मनाना बहुत पसंद है। वह तो हर साल अपने बर्थडे का इंतजार करता रहता है और दिन गिना करता है। उसका हर बर्थडे हमने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। पर मैं ये भी जानती हूँ मेरे जाने के बाद वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ही छोड़ देगा। इस घर की सारी खुशियाँ चली जाएगी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पेट में पल रहा बच्चा क्या होगा नहीं पता। अगर लड़की हुई तो पता नहीं कैसे अकेली संभालेंगे इसे। मैंने तुम्हारे ससुर जी से दूसरी शादी करने को तो कह दिया है, पर क्या वह करेंगे? अब आगे मैं बस इतना चाहती हूँ, मेरा परिवार हमेशा खुश है। तुम हमेशा हमारे परिवार को खुश रखो। मेरा शौर्य बहुत शांत है, उसे कभी गुस्सा करते नहीं देखा। प्रीत ये लाइन पढ़ मन के बोली, अंडरस्को क्या शांत है? गलत सासू माँ गलत है। आप अपनी ये लाइन गलत लिख दी है। गुस्सा तो उनकी नाक में रहता है। अरे मैंने कितनी बार देखा है उन्हें अपने भाइयों को डांटते हुए, सब पर गुस्सा करते हुए। वो न में सर हिला आगे पढ़ना शुरू किया। थोड़ा आज जिद्दी है, अगर कुछ चीज पसंद आ जाए तो बस उसके लिए हमेशा वह लड़ लेता था किसी से। एक बार स्कूल में उसकी फेवरेट पेंसिल किसी बच्चे ने चुरा ली थी। जब मुझे पता चली तो उसने उसे बहुत मारा था कि उसे प्रिंसिपल ऑफिस तक ले गए थे। फिर जब मैं उससे पूछा कि उसे बच्चों को क्यों मारा एक पेंसिल के लिए, मैं उसे दूसरी दिल देता, तब उसने मुझे बताया कि वह पेंसिल उसके फर्स्ट बर्थडे में उसके पापा ने दी थी।
उसे हर चीज जो उसके दिल के पास होती है उसे अपने पास में रखना पसंद है। मेरा शौर्य बहुत सीधा है, तुम उसे संभाल लेना। तीसरा पन्ना। चलो मैं तुम्हें इस घर के रीति रिवाज बताती हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताया। ये रीति रिवाज बस सास ही बताती है, इसलिए मैंने ये किताब लिखी है तुम्हें इस घर के तौर तरीके सिखाने के लिए। प्रीत धीरे धीरे किताब पढ़ रही थी, उसकी मन किताब में लग गया था, उसका ध्यान ही नहीं रहा वो कितनी देर से यहाँ पर बैठी है। यहाँ रूम में 1.5 घंटा हो गया था प्रीति को रूम से बाहर निकले। शौर्य की झटके से नींद खुली, अपने बाजू में देखा जहां प्रीत थी ने ये देख उसे याद आया कि प्रीत तो बाहर चली गई थी, फिर उसने उसे देखा ही नहीं और उसकी नींद लग गई। उसका सर घूम गया, ये लड़की इतनी रात में बाहर गई है और उसे कुछ याद भी नहीं है। वो जल्दी से बेड से उतर रूम से बाहर निकल गया। वह सीढ़ियों के पास आई था कि उसकी नज़र सीढ़ियों के नीचे लॉकर पर गई जो खुला हुआ था। उसे दिन का याद आ गया जब वह दोनों शेफ ने मिलकर चोरी करने का प्लान बनाया था। ये याद कर पास रखा टेबल में बास्ट फूल का गुलदस्ता स्टैंड उठा लिया। लंबे लंबे कदम लेकर लॉकर के अंदर आ गया। सामने प्रीत को बैठे देख हैरान हो गया। प्रीत आराम से पैर फैलाकर और वहां दीवार से टिक कर किताब पढ़ रही थी। शौर्य स्टैंड किनारे रख उसके पास आकर बोला, अंडस्को तुम इधर क्या कर रही हो? शौर्य की अचानक आवाज सुनकर प्रीत डर गई, सामने देखने लगी जहां शौर्य हाथ बंधे उसे घूर रहा था। जी अंडस्को, प्रीत खड़ी होकर बोली। शौर्य प्रीत के पास आकर तेज चिल्ला बोला, अंडस्को इतनी रात को ये लॉकर खोलकर क्या कर रही हो? प्रीत उसके पास आने से डर गई। शौर्य काफी गुस्से में उसके पास आ रहा था। शौर्य गुस्से में बोला, अंडस्को तुम्हें अक्ल नहीं है? यहाँ अकेले लॉकर रूम में बैठी हो और चाबी उस गेट की तरफ चाबी को दिखा बोला, लॉक में लगी है, अगर गलती से गेट लॉक हो गया तो तुम यहीं बंद रह जाओगी। वह मैं ये किताब पढ़ रही थी अंडस्को, प्रीत धीरे से बोली। शौर्य के गुस्से से उसे डर लग रहा था। किताब पढ़ने के लिए और भी सारी जगह है, वहां पर आराम से पढ़ सकती हो, लॉकर रूम में कौन किताब पढ़ता है अंडस्को? शौर्य इधर उधर देख बोला। उसकी नजर नीचे संदूक पर पड़ी। वह संदूक देख वह प्रीत को देखने लगा, घुटनों के बाद नीचे बैठ गया। यह उसकी मां का संदूक था, वह कैसे भूल सकता था? वो उसे छूकर देखने लगा। इसे क्यों छुआ अंडस्को? शौर्य प्रीत को देख गुस्से में बोला। उसकी आंखें लाल हो गई थी, वो बहुत गुस्से में प्रीत को देख रहा था। आज तक उसने वह संदूक कभी नहीं छुआ तो प्रीत को कैसे छूने देता? वो पापा ने कहा था देखने के लिए अंडस्को, प्रीत बिना डरे शौर्य की आंख में देख बोली। शौर्य 2 मिनट तक तो प्रीत की आंखों में ही देखता रहा, फिर पता नहीं वह अपने आप शांत हो गया। वह धीरे से बोला, अंडस्को तुम रूम में चलो, मैं आता हूं। प्रीत हाँ में सर हिलाकर बाहर निकल गई, वो साथ में बुक भी ले गई। शौर्य उसके जाते ही संदूक को चारों तरफ से छूने लगा। उसकी आंखें नम हो गई। मम्मा अंडस्को, शौर्य के मुंह से बस एक शब्द निकला। वो संदूक खोलकर देखने लगा। उसका ध्यान एक छोटे से मिट्टी के बने खिलौने पर गया। उसे उठा, उसने सीने से लगा लिया। जब वह 3 साल का था तब उसके स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था, तब उसने और उसकी माँ ने एक चिड़िया बनाई थी क्ले से। शौर्य हर चीज छू छू कर देख रहा था। उसी में रखा एक बॉक्स उठाकर खोल देखने लगा। उसमें पायल रखी थी और कुछ गहने रखे हुए थे और उन गहनों के नीचे पेपर रखा हुआ था। शौर्य उसे खोल पढ़ने लगा। चिट्ठी थी। मुझे नहीं पता मेरा दूसरा बच्चा क्या होगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो, ये गहने मैंने शौर्य की दुल्हन के लिए और अपने दूसरे बच्चे के लिए बनवाए हैं। ये मेरा आशीर्वाद है, हमेशा सदा खुश रहे। शौर्य ये पढ़ स्माइल करने लगा। उसकी माँ हमेशा हर चीज आगे का सोच कर चलती थी और वही आदत उसके अंदर भी थी। सब कुछ बंद करके लॉक लगाकर ऊपर रूम में आ गया। जब वो रूम में आया तो प्रीत आराम से सो गई थी बिस्तर में, वो भी उसके बाजू में आकर काफी दूर सो गया। प्रीत की चहक। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। शौर्य हर चीज छू छू कर देख रहा था। उसी में रखा एक बॉक्स उठाकर खोल देखने लगा। उसमें पायल रखी थी और कुछ गहने रखे हुए थे और उन गहनों के नीचे पेपर रखा हुआ था। शौर्य उसे खोल पढ़ने लगा। चिट्ठी थी। मुझे नहीं पता मेरा दूसरा बच्चा क्या होगा, चाहे बेटी हो या बेटा हो, ये गहने मैंने शौर्य की दुल्हन के लिए और अपने दूसरे बच्चे के लिए बनवाए हैं। ये मेरा आशीर्वाद है, हमेशा सदा खुश रहे। शौर्य ये पढ़ स्माइल करने लगा। उसकी माँ हमेशा हर चीज आगे का सोच कर चलती थी और वही आदत उसके अंदर भी थी। सब कुछ बंद करके लॉक लगाकर ऊपर रूम में आ गया। जब वो रूम में आया तो प्रीत आराम से सो गई थी बिस्तर में, वो भी उसके बाजू में आकर काफी दूर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग। अब आगे। शौर्य की नींद 5 बजे खुली। उसे अपने सीने में कुछ भारी सा महसूस हुआ। अपना सर नीचे कर देखा तो प्रीत उसके सीने में सर रख सो रही थी। वह तो जैसा सोया था वह वैसा ही होता, पर प्रीत पूरा बेड का गोल घूमकर उसके सीने में सर रख कर सो रही थी। ये लड़की मेरा फायदा उठा रही है, इसे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो अंडस्को, शौर्य दांत पीस मन में बोला। धीरे से प्रीत का सर पकड़ बेड पर रखा, आराम से नीचे उतर गया। शौर्य सोती प्रीत को देख बोला, अंडस्को ये लड़की दिन पर दिन डेयरिंग होते जा रही है, इसे मुझसे डर नहीं लगता है। इसे जितनी दूरी बनाना हो उतना बनाना पड़ेगा, वरना यह मेरे सर पर तांडव करेगी। अपने कपड़े चेंज कर नीचे जिम चला गया। वो नीचे सीढ़ियां उतर ही रहा था, सामने एंट्रेंस गेट पर एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आ रहा था। ब्लैक टी शर्ट ब्लैक पैंट, वो आराम से चलते हुए अंदर आया था। उसने जैसे ही सीढ़ियों पर शौर्य को देखा वह अपनी जगह खड़ा हो गया।
गुड मॉर्निंग सर अंडरस्को वो सीधा खड़ा हो सर झुका बोला। शौर्य पूरा नीचे आ गया हॉल में उसके सामने खड़े होकर बोला अंडरस्को गुड मॉर्निंग वेलकम होम। थैंक यू सर अंडरस्को आदमी सर झुका बोला। शौर्य आराम से बोला अंडरस्को कैसी है तुम्हारी तबीयत सर्जरी कैसी रही। आदमी ने कहा अंडरस्को ठीक हूँ सर। गुड अंडरस्को शौर्य ने कहा बाहर निकल गया आदमी भी इसके पीछे पीछे निकल गया। शौर्य जिम में आया। उसके आने से पहले ही सब वहां खड़े कसरत कर रहे थे। केशव पुशअप कर रहा था। उसके बाजू में बैठा विराज गिन रहा था। मिराज सात्विक दोनों ट्रेडमिल में चढ़े दौड़ रहे थे। कार्तिक डबल्स उठाया हुआ था। जैसे ही सामने शौर्य और उसके बाजू में खड़े आदमी को देखा सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। केशव उस आदमी को देख बोला अंडरस्को वेलकम होम। आदमी सर झुकाकर बोला अंडरस्को थैंक यू सर। मिराज जल्दी से उस आदमी के पास आकर बोला अंडरस्को नीलेश भाई कितने दिन बाद आप आए हो। जब हमने सुना आपको गोली लगी है जिस कारण से आपको सर्जरी के लिए अमेरिका जाना पड़ा क्या यहाँ के डॉक्टर कम पड़ गए थे जो आपको अमेरिका जाकर सर्जरी करवानी पड़ी वह भी इतने महीना तक आपने कितना सब कुछ मिस कर दिया। वह लड़का नीलेश जो कि केशव का असिस्टेंट था। केशव जब कभी नहीं रहता या फिर उसे पूरी मैनेजमेंट देखनी पड़ती तब नीलेश ही देखता था। वह बिल्कुल केशव की तरह ही था स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी वाला इंसान। उसे काम के मामले में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। एक एक्सीडेंट में उसे गोली लगी थी जिस कारण से उसे अमेरिका जाना पड़ा था सर्जरी के लिए। हैश अब क्या हुआ ये बाद में जानेंगे। नीलेश मिराज को देख बोला अंडरस्को मैं अब ड्यूटी में ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। मिराज खुश हो बोला अंडरस्को अच्छा है भाई आप आ गए आपको पता हमारी भाभी आ गई है। नीलेश उसकी बात सुन शौर्य को देखने लगा जो जिम मशीन में लेटकर बड़े बड़े डंबल उठा रहा था। उसे मतलब ही नहीं था कौन क्या बात कर रहा है। सब अपने अपने काम में लग गए। नीलेश भी उनके साथ जिम करने लगा। प्रीत की नींद सुबह के 7 बजे खुली। आजकल लेट लतीफ हो गई थी। कुछ गोलियों का भी असर था। वो आराम से उठी अपने बाजू में शौर्य को न देख पूरे कमरे में देखने लगी। जब पूरा उसने विश्वास कर लिया कि शौर्य रूम में नहीं है तब वह जाकर बेड से उतरी। अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। उसके जाते ही शौर्य रूम में अंदर आया। प्रीत को रूम में न देख वॉशरूम देखने लगा जहां से पानी को आवाज आ रही थी। शौर्य सर हिला अंडरस्को ये लड़की पहले तो मुझसे पहले उठ जाती थी और अब। वो वार्डरोब से रोबोट को चालू किया। पूरा कमरा साफ करने का इंस्ट्रक्शन देकर अपना काम करने लगा। अपनी फाइल उठा सोफे में बैठ गया। रोबोट पूरे कमरे को साफ करने लगा। बेड को साफ कर चादर सही कर दिया। शौर्य अपनी फाइल में बिजी था। वॉशरूम का गेट खुला। प्रीत बाहर निकली। वो नहा चुकी थी। अपना सर नीचे किए बाहर निकली। पिंक सूट पहने बालों पर हल्के से कंघी करने लगी। शौर्य की नजर प्रीत पर गई जो आराम से मिरर के देखकर कंघी कर रही थी। शौर्य उसके सर पर देखने लगा जहां उसे चोट लगी थी। वहां पर हल्के हल्के बाल आ गए थे। उसे जगह के बालों को गोल घर के काटा गया था। फिर वहां पर टांके लगे थे। उसे जगह पर तो बोल आएंगे नहीं पर जितनी जगह थी वहां पर बाल आ सकते थे। प्रीत के बाल काफी लंबे थे जिसके कारण सामने के बाल अगर पीछे करते तो इतना नजर नहीं आता लेकिन अभी शौर्य को वह चीज नजर आ रही थी। उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। प्रीत बालों को कंघी कर शौर्य की तरफ देखने लगी। उसे ऐसे बिल्कुल गौर से देखता देख बोली अंडरस्को क्या हुआ। वह उसके आवाज से होश में आया। अपना सर न में हिलाते हुए वॉशरूम चला गया। प्रीत उसे जाता देख दुपट्टा उठा कंधे में डाल ली। रूम को देखने लगी जो पूरा साफ था। ये देख वो इधर उधर देखने लगी। पूरा रूम साफ हो गया था। वहां पर पोछा भी लग गया था। प्रीत ये देख शौर्य के कपड़े निकलने लगी। उसके शर्ट पैंट ब्लेजर निकल बेड पर रख दी। उसका जरूरी सामान रख नीचे चली गई। वो नीचे आई। दादाजी राजवीर जी दोनों सोफे में बैठे चाय पी रहे थे। गुड मॉर्निंग अंडरस्को प्रीत मुस्कुराकर दोनों को देख बोली। दादाजी राजवीर जी उसे देख गुड मॉर्निंग विश किया। प्रीत उनके पास बैठ गई। राजवीर जी प्रीत को चहकते देख बोले अंडरस्को क्या बात है आज बहुत खुश नजर आ रही हो। प्रीत बस मुस्कुरा दी गला दबाकर मार डालूं। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत उसे जाता देख दुपट्टा उठा कंधे में डाल ली। रूम को देखने लगी जो पूरा साफ था। ये देख वो इधर उधर देखने लगी। पूरा रूम साफ हो गया था। वहां पर पोछा भी लग गया था। प्रीत ये देख शौर्य के कपड़े निकलने लगी। उसके शर्ट पैंट ब्लेजर निकल बेड पर रख दी। उसका जरूरी सामान रख नीचे चली गई। वो नीचे आई। दादाजी राजवीर जी दोनों सोफे में बैठे चाय पी रहे थे। गुड मॉर्निंग अंडरस्को प्रीत मुस्कुराकर दोनों को देख बोली। दादाजी राजवीर जी उसे देख गुड मॉर्निंग विश किया। प्रीत उनके पास बैठ गई। राजवीर जी प्रीत को चहकते देख बोले अंडरस्को क्या बात है आज बहुत खुश नजर आ रही हो। प्रीत बस मुस्कुरा दी। अब आगे। सर्वेंट प्रीत के लिए दूध का ग्लास लाकर उसे दे दी। प्रीत दूध को देख मुंह बना ली। प्रीत मुंह बना बोली अंडरस्को मुझे नहीं पीना आप ले जाए। सर्वेंट दादाजी राजवीर जी को देखने लगी। प्रीत की डाइट बनी हुई थी। उसे टाइम टू टाइम खाना नाश्ता दूध और जूस दवाई सबका डाइट चार्ट बना हुआ था। राजवीर जी प्रीत को देख बोले अंडरस्को प्रीत पूरा दूध खत्म करो। प्रीत धीरे से बोली अंडरस्को पापा जी मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इसको पीने की अजीब लगता है। राजवीर जी उसे देख बोले अंडरस्को दूध सेहत के लिए अच्छा होता है जल्दी से इसे खत्म करो। अगर शौर्य को पता चला तुमने दूध नहीं पिया है और खाली पेट खाना खाया है तो वह बहुत गुस्सा करेगा।
प्रीत को कल रात का गुस्सा याद आ गया जब इसने सिर्फ बुक के लिए आंख दिखाई थी। वो बस हाँ में सर हिला, जल्दी से ग्लास लेकर दूध एक ही सांस में पी ली। गहरी सांस लेकर बोली, अंडस्को उन्हें कुछ मत बताना, बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे डरते रहते हैं जब देखो। राजवीर जी उसकी बात सुन हंस दिए। सात्विक, मिराज, विराज तीनों कॉलेज के लिए रेडी होकर आए। चलो नाश्ता करते हैं, अंडस्को मिराज पेट पर हाथ फेर बोला। सात्विक प्रीत को देख बोला, अंडस्को भाभी आप कॉलेज के लिए रेडी नहीं हुए, आज आपको कॉलेज जाना था ना। प्रीत हाँ में सर हिला दी। रेडी तो हूं मैं, अंडस्को प्रीत ऊपर से नीचे खुद को देख बोली। उसने नॉर्मल सूट पहना था, मांग में सिंदूर भी भरी थी, पैर में पायल, चूड़ी, मंगलसूत्र, कान के उसने सब पहना था। वह शादीशुदा औरत लग रही थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। विराज प्रीत के बाजू में बैठ गया। वह उसे देख बोला, अंडस्को भाभी आप पहले कभी ऐसे कॉलेज नहीं जाते थे, आप नॉर्मल लड़की की तरह जाते थे, आपके कॉलेज में किसी को नहीं पता है कि आपकी शादी हो गई है। प्रीत विराज की बात सुन सबको देखने लगी। सब हमें सर हिला दिए। पर ऐसा क्योंकि मैंने सब कुछ छुपा के रखा है, अंडस्को प्रीत सवाल कर बोली। क्योंकि बेटा इसलिए, शौर्य बड़ा बिजनेसमैन है, अगर किसी को पता चल गया कि तुम उसकी वाइफ हो तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इस कारण से, अंडस्को राजवीर जी उसे समझा बोले। और अगर तुम्हें ऐसे ही जाना है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी यह है कि सब तुमसे सवाल पूछेंगे, फिर तुम क्या बोलोगी, अंडस्को राजवीर जी ने कहा। प्रीत हमें सर हिला दी। सबको देख बोली, अंडस्को मैं रेडी होकर आती हूँ। सब हमें सर हिला दिए। प्रीत जल्दी से सीढ़ियां चढ़ ऊपर चली गई। वह दौड़ कर गई थी। दादाजी उसे पीछे से देख बोले, आराम से। अपने फ्लो पर आई वो गेट को धक्का देने को हुई, अंदर से गेट खुल गया, डायरेक्ट सामने खड़े शौर्य से टकरा गई। शौर्य ऑफिस के लिए रेडी होकर गेट खोल रहा था, सामने से प्रीत को गिरता देख पकड़ लिया। प्रीत अपना पूरा वजन शौर्य के ऊपर डाल दी। शौर्य का पैर मुड़ गया तो संभल ही नहीं पाया और उसके साथ साथ वो भी नीचे गिर गया। आहंडस को प्रीत डर से आंख बंद कर ली, पूरा वजन शौर्य पर डाल दी। शौर्य प्रीत को संभालने की चक्कर में जो खुद गिरने वाला था, प्रीत को पकड़ लिया, उसकी कमर में चारों तरफ हाथ लपेट लिया, उसका सर अपने सीने में छुपा लिया। दोनों धम्म से नीचे गिरे। शौर्य ने अच्छा हुआ अपना सर जमीन से उठाया रखा, वरना उसका सर बहुत तेज फर्श पर लगता। प्रीत पूरा शौर्य से चिपकी हुई थी। शौर्य उसे ऐसा भागता देख, गिरता देख गुस्से में आ गया। वो प्रीत को धक्का दे किनारे कर खड़ा हो गया, अपने कपड़े झड़ने लगा। प्रीत जो से चिपकी हुई थी वह उसके ऐसे धक्का देने से नीचे बाजू में जमीन में गिर गई। शौर्य को देखने लगी जो गुस्से में घूर रहा था। शौर्य गुस्से में तेज चलते हुए बोला, अंडस्को अकल नहीं है क्या, बिल्कुल ऐसे भागते हुए आ रही थी, एक बार गिरकर चैन नहीं मिला है क्या, जो दोबारा गिरकर मेरे सर पर दर्द करवाना चाहती हो। परेशान हो गया हूं मैं, तुम्हें समझा समझा करके आराम से चला करो, पर नहीं अकल तो घास चरने जाती है। प्रीत उसके गुस्से से डर गई, अपनी आंख बंद कर ली, अपना सर नीचे कर ली, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। शौर्य कपड़े झाड़ बोला, अंडस्को सारे कपड़े गंदे कर दिए गवार कहीं की। इतने और कोई बात नहीं सुनी। उसके दिल में तो ये बात लग गई कि वह उससे परेशान हो गया। जब परेशान हो रहे हो तो छोड़ आओ कहीं जाकर, अंडस्को प्रीत भरी आंख से शौर्य को देख बोली। शौर्य उसे गुस्से में देख बोला, अंडस्को मेरा बस चले, न तो गला दबाकर यही मार डालूं, पर नहीं मार सकता, ना बाधा हुआ हूं। प्रीत शौर्य को देखने लगी। शौर्य को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था गुस्से के कारण कि वह बोल क्या रहा है। प्रीत उसकी बात सुन दिल धक से रह गया। उसका पति जो एक महीने से उसकी हर बात सुन रहा था, वह अचानक से भड़क रहा है उसके ऊपर, और उसने इतनी बड़ी बात कह दी। शौर्य गुस्से में बोला, अंडस्को सर खाने के लिए आ गई हो, इससे अच्छा तो उस दिन मर जाती, तुम शांति रहती मेरी जिंदगी में, जब से आई हो शांति नहीं रह गई है मेरी जिंदगी में। जितना वह बोल रहा था प्रीत का दिल उतना टूटता जा रहा था। भले उसे कुछ भी याद ना हो, लेकिन एक महीने में उसने ये तो अंदर रख लिया था अपने दिल में कि शौर्य उसका पति है और ये उसका परिवार है। शौर्य उससे बहुत प्यार करता है, हाँ गुस्सा करता है पर बहुत प्यार करता है, पर अभी जो शब्द कह रहा था वह उसके दिल तोड़ने वाले थे, उसका दिल छलनी हो रहा था। प्रीत खड़ी होकर शौर्य को देख दबी आवाज में बोली, अंडस्को जब कह रहे हो गला दबाकर मारने के लिए तो एक बार में ही मार दो ना, कह क्या रहे हो। उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि जो शब्द शौर्य ने उसके लिए यूज किए थे वह सब कुछ सुनकर उसके गले में ही आवाज रूठ गई थी। नहीं मार सकता ना, बस यही तो है अंडस्को। शौर्य लैपटॉप बैग उठा बोला। प्रीत गुस्से में बोली, अंडस्को तो भगवान से ही दुआ कर लो मुझे जल्दी से उठा ले, जब मेरा पति मुझसे परेशान हो रहा है तो दूसरे से मैं क्या उम्मीद रखूं। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद मत रखो, ना आज ना कल, तुम्हारे रोज रोज के नखरे देख देख कर मैं थक गया हूं। अंडस्को शौर्य ने कहा बाहर निकल गया। प्रीत सर उठा शौर्य को देखने लगी। एक महीने में शौर्य ने एक बार भी उसे कभी तेज चिल्लाकर बात नहीं की थी, ना ही कभी डांटता था। प्रीत के आंसू बाहर आ गए। शौर्य तो रूम से चला गया, उसने प्रीत पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। वो आंसू पोंछ अपने कपड़े चेंज कर नीचे आ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, शौर्य नहीं था वहां पर, वह तो नीचे आया था और डायरेक्ट बाहर निकल गया था, वो ऑफिस चला गया था। प्रीत सर झुका सबके पास बैठ गई, धीरे धीरे नाश्ता करने लगी। नाश्ता खत्म कर सात्विक, मिराज, विराज तीनों कार में ही प्रीत के साथ कॉलेज के लिए निकल गए। हीर शांत सी बैठी हुई थी, बाहर देख रही थी। भाभी आप चिंता मत करो, सब सही होगा, बस आप किसी को मत बताना कि आपको कुछ भी याद नहीं है, अंडस्को सात्विक ने कहा। प्रीत हाँ में सर हिला दी।
उसका पूरा ध्यान तो शौर्य पर ही था जो उसे चिल्ला कर गया था। ऑफिस एक बार भी नहीं देखा उसने उसे। प्रीत को रोना आ रहा था पर वह सबके सामने रो नहीं सकती थी, बस शांति से बैठी रही। थोड़ी देर में वो लोग कॉलेज के गेट के पास खड़े थे। प्रीत कॉलेज को देखने लगी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सात्विक प्रीत का हाथ पकड़ गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही प्रीत बाहर निकली पीछे से किसी ने गले लगा लिया। प्रीत डर गई, पीछे देखने लगी। हाय कहा थी तू इतने दिन से? अंडरस्को पीछे से मधु उसके गले लग बोली। प्रीत मधु को देखने लगी, उसे याद करने की कोशिश करने लगी पर उसे याद ही नहीं आ रहा था। मधु सात्विक मिराज विराज को देख बोली, अंडरस्को ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? क्यों तू इतने दिन में भूल गई? मैं तेरी फ्रेंड मधु। अंडरस्को मधु कमर में हाथ रख बोली। प्रीत को याद आया सात्विक ने उसे बताया था प्रीत की सिर्फ एक ही फ्रेंड है जिससे वह बात करती है, वह है मधु। वह समझ गई। वह मधु को देख स्माइल कर बोली, अंडरस्को नहीं, मैं क्यों भूलूंगी तुझे? मधु ने कहा, अंडरस्को वही तो मधु, भूलने वाली चीज थोड़ी ना है, और तुझे तो मैं भूलने ही नहीं दूंगी। प्रीत का हाथ पकड़ कॉलेज ले गई। प्रीत सात्विक को देखने लगी। सात्विक पीछे से बस अपनी पलकें झटका दिया। प्रीत मधु के साथ कॉलेज के अंदर चली गई। सब लोग प्रीत को देखने लगी। प्रीत को थोड़ा अजीब लग रहा था। वह मधु को देख बोली, अंडरस्को ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे तू इनका छोड़, इनका तो काम ही है, तो इतने दिन बाद आई है ना, इसलिए सब लोग तुझे ऐसे देख रहे हैं। तू इनकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यार। अंडरस्को मधु धीरे से बोली। प्रीत मधु को देख बोली, अंडरस्को क्या ये लोग मुझे ऐसे ही देखते हैं? मधु प्रीत का अजीब सा रिएक्शन और अजीब सी हरकतें देख थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आता प्रीत कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। एक उसने पहले उसे पहचान नहीं और दूसरा अभी ऐसी बातें। पर उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या बोले। वह उसे लेकर क्लास में चली गई। दोनों क्लास में आई। क्लास पूरी भरी हुई थी। प्रीत इतने सारे लोग को देख डर गई। उसे समझ नहीं आता वह ये सब चीज हैंडल कैसे करेगी। अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो फिर वह क्या बोलेगी कि उसे कुछ भी याद नहीं। ये भी नहीं याद था कि वह पढ़ क्या रही है। सिर्फ जो चीज शौर्य ने, सात्विक ने और सभी ने बताई थी वह चीज है, वह बस लेकर चल रही थी। मधु उसका हाथ पकड़ आराम से खाली टेबल में ले गई। दोनों आराम से बैठ गई। टीचर आने में वक्त मधु से सिलेबस बताने लगी। एक महीने में क्या क्या हो गया है। वैसे तो टीचर को लीव एप्लीकेशन दे दिया गया था प्रीत का, सभी को ये पता था प्रीत की तबीयत खराब है, इसीलिए किसी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया उसे देखकर। और वैसे भी जब भी प्रीत क्लास में आती थी सारे लड़के सिर्फ उसे ही देखने लग जाते थे, इसलिए लड़कियों का दिल जल जाता था। जिनके बॉयफ्रेंड भी थे वह भी प्रीत को देखने लगते थे और उन्हें हमेशा यही कहते थे उन्हें प्रीत की तरह एक सादगी भरी लड़की चाहिए, और जो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, द हेल हाउस। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, ये भी नहीं याद था कि वह पढ़ क्या रही है। सिर्फ जो चीज शौर्य ने, सात्विक ने और सभी ने बताई थी वह चीज है, वह बस लेकर चल रही थी। मधु उसका हाथ पकड़ आराम से खाली टेबल में ले गई। दोनों आराम से बैठ गई। टीचर आने में वक्त मधु से सिलेबस बताने लगी। एक महीने में क्या क्या हो गया है। वैसे तो टीचर को लीव एप्लीकेशन दे दिया गया था प्रीत का, सभी को ये पता था प्रीत की तबीयत खराब है, इसीलिए किसी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया उसे देखकर। और वैसे भी जब भी प्रीत क्लास में आती थी सारे लड़के सिर्फ उसे ही देखने लग जाते थे, इसलिए लड़कियों का दिल जल जाता था। जिनके बॉयफ्रेंड भी थे वह भी प्रीत को देखने लगते थे और उन्हें हमेशा यही कहते थे उन्हें प्रीत की तरह एक सादगी भरी लड़की चाहिए, और जो वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब आगे। प्रीत मधु दोनों सीट में बैठ गई। आज प्रीत का चेहरा डाल डाल सा लग रहा था, नाक लाल हो गई थी और आंख भी रोने के कारण। प्रीत सारी क्लास को देख आराम से बैठी हुई थी। सब लोग उसे अजीब नजर से देख रहे थे पर मधु की बातों ने उसका सारा ध्यान खींच लिया था। टीचर आई, सारे बच्चे खड़े हो गए। टीचर प्रीत को देख बोली, अंडरस्को प्रीत तबीयत कैसी है तुम्हारी? प्रीत हाँ में सर हिला दी। क्लास चालू हुई। सब शांति से पढ़ाई कर रहे थे। आधा घंटा हुआ था तभी गेट से आवाज आई, अंडरस्को कम इन। सारे बच्चों की नजर गेट पर ठहर गई। राहुल गेट पर खड़ा था, वो प्रीत को देख रहा था। उसके चेहरे में डेविल स्माइल थी। टीचर राहुल को देखा, बोली, अंडरस्को राहुल ये कोई वक्त है आने का, जब क्लास खत्म होने को आई है तब तुम क्लास में इंटर हो रहे हो। राहुल टीचर को देख बोला, अंडरस्को एक्चुअली मैं आज कॉलेज आने नहीं वाला था पर मुझे मैसेज मिला कि कोई। प्रीत को तिरछी नजर से देख बोला, कॉलेज आया है तो मैं भी आ गया। टीचर गुस्से में बोली, अंडरस्को तो जैसे तुम नहीं आने वाले थे वैसे ही क्लास के बाहर खड़े रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है, मुझे लेट लतीफ बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। राहुल बेशर्मी से हंसते हुए बोला, अंडरस्को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बच्चे उसकी बेशर्मी देखकर सर हिला दिए। सब जानते थे राहुल कितना बड़ा वाला बेशर्म लड़का है, उसे कितना भी सुना दो लेकिन वह अपनी बेशर्मी नहीं छोड़ सकता था। राहुल वही किनारे खड़ा हो गया और प्रीत को देखने लगा। प्रीत गेट के सामने ही बैठी हुई थी जिससे वह सामने अच्छे से दिख रही थी। प्रीत अजीब लग रहा था, राहुल उसे बड़ी बेशर्मी से देख रहा था, गंदी नजर से। दूसरी क्लास के टीचर नहीं आए थे इसलिए वही टीचर क्लास लेने वाली थी, इसलिए उसने क्लास कंटिन्यू रखी। प्रीत को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी अपनी पढ़ाई में, उसकी नज़र बार बार राहुल की तरफ जा रही थी। मधु भी सब देख चुकी थी, वो खड़ी हुई टीचर को देख बोली, अंडरस्को एक्सेस मी मैम। हाँ बोलो अंडरस्को टीचर मधु को देख बोली।
मैम एक्चुअली यहाँ पर हमें बोर्ड चमक रहा है तो हम दूसरी जगह जाकर बैठ सकते हैं, अंडरस्को मधु आराम से बोली। टीचर हाँ में सर हिला दी। वह इधर उधर देख दूसरी तरफ खिड़की की तरफ इशारा कर बोली, अंडरस्को वह उस जगह पर जगह खाली है तो तुम दोनों वहां जाकर बैठ जाओ। मधु प्रीत को दूसरी जगह चलने का बोल अपना सारा सामान रख दूसरे तरफ चली गई। प्रीत तो हैरान हो गई, उसने तो मधु को बताया ही नहीं था कि उसे परेशानी हो रही है, तो मधु को कैसे पता चल गया। जैसे ही प्रीत दूसरी तरफ गई राहुल का मुंह बन गया, वह सीधे शांति से खड़ा हो गया। वह तो यहाँ प्रीत को देखने के लिए खड़ा था और वह उसे बिल्कुल बारीकी से ऊपर से नीचे देख रहा था। यहाँ शौर्य काफी गुस्से में घर से बाहर निकला, उसने केशव को भी नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रहा है। नीलेश उसके साथ था। शौर्य गाड़ी में बैठ गया, नीलेश ड्राइविंग सीट में बैठ गया। नीलेश जी पूछा, अंडरस्को कहाँ जाना है सर। केशव भी पैसेंजर सीट में बैठ गया, उसने एक बार भी शौर्य को खाने का मौका नहीं दिया, वह शांति से जाकर बैठ गया। शौर्य कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें पूरी लाल रखी थी, अभी खून निकल जाएगा। उसकी हाथों की मुठ्ठियां बनी हुई थी, सारी नस अलग ही नजर आ रही थी, वह कितने गुस्से में है। नीलेश केशव दोनों एक दूसरे को देखने लगे। नीलेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी रायजादा विला से बाहर निकल गई। शौर्य काफी गुस्से में बैठा हुआ था, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं दोनों केशव और नितेश ने कुछ कहा। एक सुनसान जंगल, उस जंगल में 10 से 15 कार लाइन से जंगल के अंदर जाते जा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बंगला बना हुआ था। बंगला देखने में काफी आलीशान था, पर भूतिया टाइप उस बंगले को देखकर काफी डरवानी वाइब्स आ रही थी। पूरे बंगले में हर जगह गार्ड ही गार्ड थे। उस बंगले की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई परिंदा भी पर न मर सके। बंगले के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, द हेल हाउस। उस बंगले के सामने 10 से 15 कार रुकी। सारे गार्ड ने कार को देखकर जल्दी से अपना सर झुका लिया। बंगले का गेट इलेक्ट्रॉनिक था, इसे गेट खुल गया और सारी कार एक के बाद एक अंदर आए। एक गार्ड ने जल्दी से 6वीं कार का गेट खोला, एक लंबे पैर बाहर निकले, अच्छी क्वालिटी वाले जूते, काला पेंट। एक आदमी बाहर निकला जिसने काला बड़ा सा कोट। इस इंसान के आसपास अजीब सी वाइब आ रही थी। उस आदमी ने एक गार्ड से पूछा, कहाँ रखा है। एक गार्ड ने कहा, सर उसे बेसमेंट में रखा है। गार्ड के इतना कहते ही वो आदमी बड़े बड़े कदम लेकर बेसमेंट एरिया साइड चला गया। बेसमेंट में जाते ही वहां के गार्ड ने झुकर उससे कहा, सर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आदमी ने कहा, तुम्हें क्यों रखा है, अंडरस्को कोल्ड डरवनी वॉइस में बोला। सर हमने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया, पर वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, उस गार्ड ने डरते हो कहा। वो आदमी कुछ नहीं कहा और अंदर चला गया। एक बड़े से जंगल में जो शहर से काफी दूरी पर था, पहाड़ों के बीच बनाया गया था, वहां पर 10 से 15 गाड़ी आकर रुकी। तब गाड़ी के बीच वाली कार बॉडीगार्ड ने तुरंत कार से निकालकर उस कार का डोर ओपन किया। उसमें से एक शख्स जो लंबा कद काठी वाला ब्लैक कोट पहनकर अपनी आंखों में सनग्लासेस लगाते हुए बड़े रोबदार तरीके से हाथ गन कर लेकर बाहर की तरफ निकला। सबसे बड़े और बेसमेंट में बने एरिया में जाता है और अंदर जाकर एक कुर्सी पर अपने दोनों पैर एक दूसरे पैर के ऊपर रखकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसके सामने एक आदमी को बड़े से बर्फ में लेटा कर रखा हुआ था। वो आदमी बेहोश था, उसके शरीर से जगह जगह खून निकल रहा था। उस आदमी को इतना मारा गया था कि वह अधमरा हो गया था, पर फिर भी किसी को रहम नहीं था। वहां जितने भी लोग थे सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इतने बेरहम थे वह लोग। आदमी ने गार्ड को इशारा किया, आदमी का इशारा समझते ही बेहोश पड़े आदमी पर पानी डाल दिया जिससे वह होश में आया। उस आदमी को बर्फ पर से उठा गया। अधमरी हालत में उठते ही नहीं बना, वो गिर गया। गार्ड ने उसे अच्छे से बिठाया। बेहोश पड़े आदमी का नाम सोनू था। इसने RS इंडस्ट्री के नए प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन राइवल कंपनी के बेचने वाला था। उससे पहले ही शौर्य को पता चल गया और फिर उसकी ये हालत हो गई। ये प्रोजेक्ट शौर्य का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसने ये प्रोजेक्ट अपनी मां के नाम से शुरू किया था और वह जल्द ही सरकार होने वाला था, पर और टाइम में इस आदमी ने उसके राइवल को इंफॉर्मेशन दे दी जिसके कारण उसका सारा प्लान चौपट हो गया। लेकिन उसके पास बैकअप प्लान भी था, लेकिन जो प्लान उसने सोचा था वह सारा चौपट हो गया। इस कारण से आज वह बहुत गर्म मूड में था। अब समझ ही गए होंगे कि वो आदमी कौन है, अपना गुस्से वाला हीरो शौर्य सिंह रायजादा। सोनू अभय को देखा, अपने हाथ जोड़ बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं पैसे की लालच में आ गया था, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। शौर्य अपना सर टेढ़ा कर उसे देखने लगा, अपनी गर्दन पर चारों तरफ हाथ फेर बोला, माफी मेरी डिक्शनरी में नहीं है और लालच करना बुरी चीज है, चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से दूर भेजने की तैयारी हो गई है। शौर्य ने कहा और उठ गया और अपनी कमर में खोची गन निकला। उसकी गन काफी एक्सपेंसिव लग रही थी, पूरी गन गोल्ड की थी और उसमें छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे और शेर का मुंह बना था और उसमें बीच में RS लिखा हुआ था। गन को देखते ही सोनू नीचे जमीन में गिर गया। वह पूरा लेटकर अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन वह कुछ बोल पाता शौर्य ने उसे शूट कर दिया। गन से धुआं उड़ने लगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरे काम के बीच में आए, अंडरस्को शौर्य खड़ा हो गया, तेज चिल्लाकर कहा। अपने दोनों हाथ हवा में कर दिया। सर वह पुलिस वाले का क्या करना है, हमारे पीछे पीछे बहुत हो रहा है, वह हम पर नजर रख रहे हैं, आज भी हमारे पीछे आधी रास्ते तक आया था पर उसे कैसे कैसे चकमा दे ही दिया हमने, अंडरस्को नीलेश शौर्य को देख बोला। शौर्य ने कहा, अंडरस्को जितना उड़ना है उड़ लेने दो, एक बार में सारे पर कट जाएंगे लोगों के।
अपनी गन कमर में रख लिया। ये सब साफ करवाओ, अंडरस्को केशव गार्ड को देख बोला। शौर्य के साथ बाहर निकल गया। वह तीनों बेसमेंट से बाहर आए। शौर्य विला को देख बोला, अंडरस्को जल्द से जल्द मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। ये विला शौर्य का पर्सनल और रहस्यमय विला था। यहाँ आज तक सिर्फ उसके आदमियों के अलावा कोई नहीं आया था। केशव हाँ में सर हिला दिया। ऋतु का बॉयफ्रेंड। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, अपने दोनों हाथ हवा में कर दिया। सर वह पुलिस वाले का क्या करना है, हमारे पीछे पीछे बहुत हो रहा है, वह हम पर नजर रख रहे हैं। आज भी हमारे पीछे आधी रास्ते तक आया था, पर उसे कैसे कैसे चकमा दे ही दिया हमने। अंडरस्को नीलेश शौर्य को देख बोला। शौर्य ने कहा, अंडरस्को जितना उड़ना है उड़ लेने दो, एक बार में सारे पर कट जाएंगे लोगों के। अपनी गन कमर में रख लिया। ये सब साफ करवाओ, अंडरस्को केशव गार्ड को देख बोला। शौर्य के साथ बाहर निकल गया। वह तीनों बेसमेंट से बाहर आए। शौर्य विला को देख बोला, अंडरस्को जल्द से जल्द मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। केशव हाँ में सर हिला दिया। अब आगे। शौर्य गाड़ी में बैठ निकल गया। यहाँ कॉलेज में क्लास खत्म हुई। मधुप्रीत का हाथ पकड़ बाहर जाने लगी। तभी सामने से राहुल आकर खड़ा हो गया। क्या है अंडरस्को, मधु राहुल को देख बोली। राहुल प्रीत को देख बोला, अंडरस्को मुझे इससे बात करनी है। प्रीत उसके ऐसे बोलने से हैरान हो गई। वह मधु को देखने लगी थी, बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी राहुल के और ऐसे घर रही थी। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, लेकिन प्रीत को डर लग रहा था। मधु कमर में हाथ रख बोली, अंडरस्को क्या बात करनी है उससे। देखो इतने दिन बाद आई है तो उसके पास सिलेबस तो होगा नहीं, तो तुम उससे सिलेबस मांग नहीं सकते। और वैसे भी क्या करोगे तुम सिलेबस मांग के, अगले साल भी तुम्हें इसी क्लास में बैठना पड़ेगा। और रही बात उसके पास सिलेबस ना होने की, चिंता मत करो, मैं उसे सब बता दूंगी, क्योंकि मैं तो आती थी ना, मैं तो उसकी फ्रेंड हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है उसे कुछ बताने की। मधु ने कहा। प्रीत का हाथ पकड़ उसके बाजू से निकलने लगी। प्रीत जैसे राहुल के बाजू से निकलती, राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मधुप्रीत दोनों रुक गए। मधु गुस्से में अपनी आंख बंद कर बोली, अंडरस्को छोड़ो उसका हाथ। राहुल मधु को देख बोला, अंडरस्को क्यों छोड़ूं, तुम जाओ यहां से, मुझे इससे बात करनी है। मधु प्रीत का हाथ पकड़ राहुल से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अंडरस्को पर उसे तुमसे बिल्कुल बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो छोड़ो उसका हाथ, वरना तुम्हारा यहाँ ऐसा हाल करूंगा कि दोबारा हाथ पकड़ने पर याद रखोगे। राहुल मक्कारी हंसी हंसते हुए बोला, अंडरस्को क्या कर लेगी तू, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आज मुझे इससे बात करनी है और तू भी नहीं रोक सकती। उसे ऐसे बदलते देखी हैरान हो गई, अभी तो वह कैसे बात करा था और अब तू तासे। प्रीत अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसे डर लग रहा था राहुल से। राहुल से गंदी नजर से देख रहा था और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मधु प्रीत को डरता देख राहुल के हाथ से प्रीत का हाथ खींचकर उसे अपने पीछे कर लिया। एक मुक्का उसके मुंह में जड़ दिया। वहां जितने भी लोग खड़े तमाशा देख रहे थे उन सब ने अपने हाथ मुंह में रख लिए। उनका मुंह खुला का खुला रहेगा, क्योंकि मधु ने एक मुक्का राहुल के मुंह में जा रहा था। डायरेक्ट उसके ऐसे मुक्का मारने से राहुल खड़ा भी नहीं हो पाया और डायरेक्ट नीचे जमीन पर जा गिरा। राहुल नीचे जमीन में गिरा, अपनी आंख में हाथ रखा हुआ था। उसकी आंख के नीचे काला नीला घेरा बन गया था। मधु ने उसे इतनी तेज मारा था कि ऐसा लग रहा था कोई लड़की ऐसा मार ही नहीं सकती, किसी लड़के ने मारा है उसे। मधु बहुत गुस्से में राहुल को देख रही थी। वह अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, अंडरस्को दोबारा अगर हमारे आसपास भी दिखा या प्रीत को परेशान करने की कोशिश की तो इससे बुरा हाल करूंगी कि किसी को शक्ल भी नहीं दिखा पाओगे। मधु प्रीत का हाथ पकड़ चली गई। राहुल गुस्से में मधु और प्रीत को जाते हुए देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। राहुल के दोस्त जल्दी से उसके पास आए, उसके कंधे पकड़ उसे उठाने को जैसे ही हुए राहुल ने उनका हाथ झटक दिया। दूर रहो मुझसे, अंडरस्को राहुल गुस्से में बोला। वो खड़ा हो गया, अपनी आंख में हाथ रख गुस्से में बोला, अंडरस्को जितना बचाना है बचा ले, लेकिन एक दिन वह मेरे हाथ जरूर आएगी और ऐसे आएगी कि कभी बच नहीं पाएगी। और तूने जो आज किया है ना, तेरा हाल ऐसा करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। राहुल इधर उधर देखा, सब लोग उसे ही देख रहे थे। वह सबको ऐसे देखता देखा गुस्से में बोला, अंडरस्को निकलो यहाँ से सबके साथ। सब उसे गुस्से से चिल्लाता देख यहाँ वहां हो गए। प्रीत मधु दोनों कॉलेज के गेट पर आए। मधु प्रीत के कंधे पर हाथ रख बोली, अंडरस्को तू यहाँ से आराम से घर जा सकती है, तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। प्रीत गहरी सांस लेकर मधु को देखने लगी। सच में आज उसने एक फ्रेंड होने का बहुत अच्छा कर्तव्य निभाया था। जिंदगी में एक ऐसी फ्रेंड होना जरूरी है जो बुरे वक्त पर छोड़कर ना जाए, साथ से कंधे मिलाकर चले। मधु प्रीत को देख बोली, अंडरस्को तुम अपने घर पर बात क्यों नहीं देती हो कि तुम्हें एक लड़का कॉलेज में परेशान कर रहा है। वैसे भी तुम्हारा भाई तो यहाँ का हेड बॉय है, तुम उसे बता दो, देखना फिर राहुल तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। प्रीत हाँ में सर हिला दी। ड्राइवर बाहर ही खड़ा प्रीत का इंतजार कर रहा था। प्रीत मधु को बाय बोलकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही वहां से निकली, मधु भी अपनी स्कूटी लेकर निकल गई। यहाँ शौर्य डायरेक्ट ऑफिस आया, अपना काम करने लगा। उसकी बैक टू बैक मीटिंग थी, इस कारण से उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह घर पर क्या करके आया है। यहाँ रायजादा विला। प्रीत घर आए, अपने कपड़े चेंज कर आराम से बेड पर लेट गई। वह काफी देर से राहुल के बारे में सोच रही थी, इस कारण से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो आराम से सो गई। यहाँ आरएस इंडस्ट्री में कार्तिक अपने केबिन में फाइल पढ़ रहा था। उसके केबिन का गेट नॉक हुआ।
वो गेट को देख फाइल बंद कर बोला अंडरस्को कम इन। गेट खुला, 4 लड़कियां और 2 लड़के अंदर आए। कार्तिक अपनी सीट पर सर टिका उन लोगों को देखने लगा। वॉट हैपेंड, आप सब लोग यहाँ पर कैसे? अंडरस्को कार्तिक सभी को पैनी नजर से देख बोला। एक लड़का आगे आया, वह कार्तिक को देख बोला अंडरस्को सर, हमें साइट विजिट के लिए जाना है प्रोजेक्ट के लिए, पर हमारे साथ 3 लड़कियां होने के कारण किसी को भी परमिशन नहीं है कि वह शहर से बाहर जा सके। कार्तिक तीनों लड़कियों को देखने लगा। तीनों लड़कियां अपना सर झुका ली। सर, इनके पेरेंट्स और हॉस्टल वाले इन्हें रात में नहीं निकलने देंगे, अंडरस्को दूसरे लड़के ने कहा। एक लड़की आराम से किनारे खड़ी हुई थी, उसने चश्मा लगाया हुआ था, नजर का बड़ा सा हल्की सी चाबी मोटी थी, पर वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसके फूले फूले गाल, ऐसा लगा तो कोई फुल्की और बस खा लो, पेट भर लो। उसने उसकी वह लाल गाल टमाटर की तरह। सर आप ही बताए हम क्या करें, हम वहां अकेले भी नहीं जा सकते, हम दो वहां जाकर क्या करेंगे, हम तो सिर्फ प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, बाकी यही चारों कर रही है, अंडरस्को लड़के ने कहा। कार्तिक तीनों लड़कियों को देख बोला अंडरस्को ठीक है, मैं आप लोगों के पेरेंट्स से बात कर लूंगा और उन्हें समझा भी दूंगा, आप लोग सेफ्टी वहां जाओगे। तीनों लड़कियां बोली अंडरस्को थैंक यू सर। कार्तिक किनारे खड़ी लड़की को देख बोला अंडरस्को और मिस आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसे लड़की ने बिल्कुल ध्यान नहीं है दिया, वह अपना एक साइड सरकर कार्तिक को देख रही थी, अपने हाथ में पकड़ा पेन गोल गोल घुमा रही थी। कार्तिक उस लड़की को अपनी ना सुनता देख टेबल पर हाथ मारते हुए बोला अंडरस्को मिस। लड़की डर गई, जल्दी से होश में आई, कार्तिक को देख सीधा खड़ा हो बोली अंडरस्को यस सर। कार्तिक थोड़ा तेज आवाज में बोला अंडरस्को मिस, मैं आपसे पूछा है आपको क्या प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट के लिए साइट पर जाने में? वो सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर नहीं जा सकती, अंडरस्को लड़की जल्दी से बोली। 5 लोग हैरानी से इस लड़की को देखने लगे, उन्हें तो विश्वास नहीं होता इस लड़की का बॉयफ्रेंड भी है जो कभी किसी से बात भी नहीं करती थी, हमेशा गिरती पड़ती रहती थी, बच्चों जैसी थी। एक लड़की धीरे से उसके कान बोली अंडरस्को तू क्या कह रही है, तुझे पता भी है तेरा बॉयफ्रेंड है ऋतु, तूने हमें बताया नहीं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये लड़की कौन है, ये लड़की ऋतु है जो एक बार कार्तिक के ऊपर गिर गई थी और यह हमेशा गिरती पड़ती रहती है, इसका नाम ही रख दिया था गिरती पड़ती, इसे इसी नाम से बुलाया जाता था। भले ही इसकी 4 आंखें हों पर हरकतें इसकी अंधों वाली ही है, अगर से कोई काम दिया जाए तो पहले ये गिरेगी फिर करेगी, आधी बातें तो सर से निकल जाती है। ऋतु जल्दी से बोली अंडरस्को हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती क्योंकि उसके पीछे हजारों लड़कियां पागल है, अगर कोई लड़की उसे ले गई तो फिर मेरा क्या होगा, उसके अलावा तो मेरा कोई भी नहीं है। अरे इसका ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड है जिसके पीछे हजारों लड़कियां पागल है, अंडरस्को एक लड़का दूसरे लड़के के कान में बोला। कार्तिक उन सभी को फुसफुसाता देख बोला अंडरस्को शट अप, निकलो इधर से। सब कार्तिक को गुस्सा में आता देख वहां से निकल गए, जैसे ही ऋतु बाहर जाने के लिए कार्तिक पीछे से उसे रोक बोला अंडरस्को रुको। ऋतु रुक गई, धीरे से पलट कर कार्तिक को देखने लगी जो अपनी चेयर में बैठा उसे घूर रहा था। केबिन में सिर्फ वही दोनों थे बस। मिस आपका बॉयफ्रेंड है, अंडरस्को कार्तिक टेबल पर दोनों हाथ टिका बोला। ऋतु जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दी। कार्तिक अपनी जगह खड़ा हो गया, ऋतु उसे खड़ा होता देख हैरानी से देखने लगी। वो अपना चश्मा ऊपर कर हकलाते हुए बोली अंडरस्को सर, रमे जाओ। जी बिल्कुल जाए, अंडरस्को कार्तिक अपने पॉकेट में हाथ डाल बोला। ऋतु हाँ में सर हिला दिया, बाहर की तरफ बढ़ गई, जैसे ही गेट खोलने को हुई पर गेट खुला ही नहीं, वो कार्तिक को देखने लगी जो उसके पास आ रहा था। ऋतु उसे पास आता देख बिल्कुल गेट से टिक गई, अपने नाखून चबाते हुए अटकते हुए बोली अंडरस्को सर क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है मिस ऋतु, अंडरस्को कार्तिक बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हो गया, अपने हाथ बांध कर उसे देखने लगा। ऋतु उसे पास खड़ा देख थूक गुटक ली, आज पता नहीं कार्तिक को क्या हो गया, वह कैसी हरकत कर रहा था, ऋतु को उससे डर लग रहा था। ऋतु उसके बाजू से निकलने को हुई, कार्तिक हाथ गेट पर रख दिया, ऋतु डर गई, वो बिल्कुल गेट से दुबक कर खड़ी हो गई। क्या कह रही थी तुम, अंडरस्को कार्तिक आईब्रो उचका बोला। कुछ नहीं, अंडरस्को ऋतु हिचकते हुए बोली, कार्तिक कितना करीब आने से उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कार्तिक आराम से बोला अंडरस्को मैं याद दिलाता हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पीछे हजारों लड़कियां पागल है, अगर तुम उससे दूर जाओगी तो किसी और लड़की के पास चला जाएगा, ऐसा ही ना? नहीं सर ऐसा नहीं बोला मैंने, अंडरस्को ऋतु जल्दी से बोली। कार्तिक आंख चढ़ा बोला अंडरस्को कहने का तो वही मतलब था ना आपका कि अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड को थोड़े दिन के लिए भी छोड़ा तो किसी दूसरी लड़की के पास चला जाएगा, यही ना? ऋतु जल्दी से हाँ में सर हिला दी, प्रीत की कटाक्ष बात। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। क्या कह रही थी तुम, अंडरस्को कार्तिक आईब्रो उचका बोला। कुछ नहीं, अंडरस्को ऋतु हिचकते हुए बोली, कार्तिक कितना करीब आने से उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कार्तिक आराम से बोला अंडरस्को मैं याद दिलाता हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पीछे हजारों लड़कियां पागल है, अगर तुम उससे दूर जाओगी तो किसी और लड़की के पास चला जाएगा, ऐसा ही ना? नहीं सर ऐसा नहीं बोला मैंने, अंडरस्को ऋतु जल्दी से बोली। कार्तिक आंख चढ़ा बोला अंडरस्को कहने का तो वही मतलब था ना आपका कि अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड को थोड़े दिन के लिए भी छोड़ा तो किसी दूसरी लड़की के पास चला जाएगा, यही ना? ऋतु जल्दी से हाँ में सर हिला दी। अब आगे। कार्तिक उसके चश्मे को पकड़ निकल बोला अंडरस्को चलो बताओ कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड?
ऋतु उसके चश्मे निकलने से हैरान हो गई। कार्तिक उसे देख अपनी 2 उंगली निकल बोला अंडरस्को ये कितने हैं। उसकी यह हरकतें देखकर ऋतु की मुठिया कस गई। वो गुस्से में उसे देख बोली अंडरस्को यू इडियट आई एम नॉट ब्लाइंड आई कैन सी एवरीथिंग इन योर शेमलेस एंटिक्स। यू इडियट मैं आंधी नहीं हूं मुझे सब दिखाई देता है और तुम्हारी हरकतें भी। कार्तिक उसे ऐसे बोलना देख अपना मुंह खोलकर उसे देखने लगा। वह अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला अंडरस्को मिस आप बोल रहे हैं आप किस बात कर रही हैं मैं आपका बॉस हूं। ऋतु कार्तिक की कॉलर पकड़ उसे खींचकर गेट से लगा दी। कार्तिक उसके ऐसे खींचने से हैरान हो गया। डायरेक्ट ये लड़की उसकी कॉलर पर आ गई। ऋतु उसके करीब आ गई अपना चेहरा उसके करीब कर बोली अंडरस्को बॉस हो तो करीब क्यों आए। कार्तिक उसके ऐसे पास आने से गेट से चिपक गया। उसकी बात सुन बोला अंडरस्को तुम पहले दूर रहकर बात करो। क्यों अब क्या प्रॉब्लम हो रही है मिस्टर बॉस अंडरस्को ऋतु आंख गोल गोल घुमा बोली। कार्तिक उसके किनारे से निकलने को हुआ पर ऋतु दोनों तरफ हाथ रख ब्लॉक कर दी। कार्तिक उसे ऐसा करते देख बोला अंडरस्को देखो तुम मुझे अंडरस्टिमेट कर रही हो दूर रहकर बात करो। ऋतु कार्तिक के करीब चेहरा कर बोली अंडरस्को तो क्या करोगे किस। कार्तिक दोनों हाथ उसकी कमर में रख करीब कर लिया। अचानक से हुए उसके एक्शन से ऋतु हैरान हो गई। वो कार्तिक को देखने लगी जो बिना वार्निंग दिए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। तभी उसके कान में एक जोरदार आवाज आए अंडरस्को मिस ऋतु भारद्वाज। ऋतु झट से अपनी आंखें खोली। वह इधर उधर देखने लगी। वह अभी ऑफिस में थी वह भी कार्तिक के लेकिन जो उसने सोचा वह सब कुछ नहीं था। वह इधर उधर देखने लगी कार्तिक तो उसे किस कर रहा था ना फिर उसकी नजर सामने गई कार्तिक से बहुत गुस्से में देख रहा था। ऋतु को आप समझ में आया वह सपना देख रही थी खड़े खड़े ऐसा कुछ नहीं था हकीकत में। एक लड़के ने कहा अंडरस्को मिस ऋतु आप कहाँ खोई है। ऋतु पूरी तरीके से होश में आई। वह सबको देखने लगी। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कार्तिक तो बेहिसाब गुस्से से उसे देख रहा था। वह कितनी तीर से उसे आवाज लगता लेकिन ये लड़की पता नहीं कौन से सपने में डूबी हुई थी। ऋतु का मन कर रहा था यही गड्ढा खुद जाए वह उसी में घुस जाए उसमें जो कहीं जाकर छुप जाए। कार्तिक डेस्क पर हाथ मार बोला अंडरस्को मिस ऋतु अगर आप अपने सपनों से बाहर आ गई हो तो हम प्रोजेक्ट की बात डिस्कस कर ले। ऋतु जल्दी से हाँ में सर हिला दी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपना सर झुका लिया। तो बताए आपको क्या प्रॉब्लम है साइड जाने में अंडरस्को कार्तिक थोड़ा तेज बोला क्योंकि 6-15 मिनट से वह उसे चिल्ला रहा था लेकिन ये लड़की होश में नहीं थी खड़े खड़े सो गई थी। ऋतु डरते हुए हकलाते हुए बोली अंडरस्को सर वो मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है तो वह लोग जाने नहीं देंगे। कार्तिक आराम से बोला अंडरस्को ठीक है मैं सबके पेरेंट्स से बात कर लूंगा आप लोग जाए अब अपना अपना काम कीजिए। कार्तिक ऋतु को देख बोला अंडरस्को और मिस आप काम पर ध्यान दीजिए घर पर सोया करिए अगर आप यहाँ सोने आती तो आया ही मत कीजिए। ऋतु जल्दी से हाँ में सर हिला दी। सब लोग लाइन से उसके केबिन से निकल गए। ऋतु सर नीचे कर चल रही थी उसने ध्यान ही नहीं दिया गेट लग चुका है डायरेक्ट गेट से टकरा गई उसका सर गेट पर लगा जोर से। कार्तिक भी देखने लगा इतनी जोर से आवाज आई थी। ऋतु जल्दी से अपने सर को मलने लगी जल्दी से गेट खोल बाहर भाग गई। कार्तिक ये देख सर न में हिला दिया। वो उसे देख मन में बोला अंडरस्को पता नहीं ये लड़की इतनी रिस्पॉन्सिबल क्यों है। लड़कियां तो रिस्पॉन्सिबल होती है हर चीज में एक्सपर्ट होती है पर पता नहीं ये लड़की ऐसी क्यों है कभी कभी तो लगता है गलत जगह पर आ गई है। कार्तिक अपना काम करने लगा। शाम का वक्त रायजादा विला में सब लोग ऑफिस से घर आ चुके थे। सोफे में बैठे हुए थे। प्रीत बस नहीं थी वहां पर जब से वह कॉलेज से आई थी वह रूम से बाहर ही नहीं निकली थी वह रूम के अंदर ही थी। उसे किसी ने परेशान ही नहीं किया। एक तो वह शौर्य का फ्लो था तो वहां किसी की जाने की परमिशन नहीं थी। दूसरा वह लोगों से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। शायद वह सो रही हो कितने दिन बाद कॉलेज गई थी थक गई होगी। शौर्य चारों तरफ देखने लगा। उसे अब आदत सी हो गई थी प्रीत को अपने आमने सामने देखने की लेकिन उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि वह घर से निकलते वक्त क्या करके गया था। वह तो पूरी तरीके से भूल चुका था। प्रीत को न देखकर उसने अपना लैपटॉप बैग उठाया सीढ़ियां चढ़ ऊपर रूम में चला गया। जैसे ही रूम में आया सामने उसकी स्टडी टेबल में प्रीत बैठी हुई थी जो बुक पढ़ रही थी। शौर्य उसे देख बोला अंडरस्को सब लोग तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। प्रीत अचानक से आए आवाज से डर गई। वह गेट की तरफ देखने लगी जहां पर शौर्य खड़ा उसे ही देख रहा था। उसे देखो अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह कुछ बोलने कोई क्यों उसे याद आया सुबह क्या हुआ था। सुबह शौर्य क्या बोलकर गया था ये याद कर वो अपना सर नीचे कर ली बिना कुछ बोले वॉशरूम चली। शौर्य उसे जाता देख हैरान हो गया क्योंकि जब जब वह ऑफिस से घर आता था प्रीत जल्दी से उसके पास आ जाती थी और उसे पूरा दिन बताती थी आज उसने क्या क्या किया। उसे पूछती थी आज क्या क्या किया आपने खाना खाया पानी पिया उसके लिए जल्दी से पानी ले आई थी पर आज प्रीत ने कुछ बोला ही नहीं। वो अपना लैपटॉप बैग सोफे में रख वही बैठ गया अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वो प्रीत के बारे में सोचने लगा तभी उसके दिमाग में इसकी मेमोरी घूम गई। उसे याद आया सुबह क्या हुआ था। उसके पास फोन आया था हेल हाउस से। जैसे ही उसके पास फोन आया उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने क्या क्या कह दिया प्रीत से। जल्दी से अपना सर पकड़ लिया प्रीत के आने का इंतजार करने लगा। प्रीत वॉशरूम से बाहर निकली खुद को एक बार मिरर में देख दुपट्टा ले बाहर जाने लगी। शौर्य उसे ऐसे इग्नोर करता देख बाहर जाते बोला अंडरस्को रुको।
प्रीत रुक गई, सर झुका वही खड़ी रही, उसने एक बार भी कोशिश नहीं की शौर्य को देखने की। आज का दिन कैसा था? अंडरस्को शौर्य खड़ा होकर उसके पास आते हुए बोला। प्रीत कुछ नहीं बोली, गेट को खोलने को हुई उससे पहले ही शौर्य उसका हाथ पकड़ पीछे कर सामने खड़ा हो गया। शौर्य थोड़ी जोर देकर बोला, अंडरस्को मैंने कुछ पूछा है, आज का दिन कैसा था? प्रीत शौर्य को देख कटाक्ष से बोली, अंडरस्को आपको इससे क्या मतलब है? बस यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है क्या? क्या सोचा था आज मेरी अर्थी आएगी इस घर पर? शौर्य हैरान हो गया, उसके ऐसे बोलने से पहली बार कुछ ऐसा था कि प्रीत ने उसे सामने से कुछ बोला था, वरना तो वह बोलती ही नहीं थी। लेकिन वह जानता था गलती उसकी थी, उसने जो बोला था सुबह उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वह माफी कैसे मांग लेता? छोटा नहीं हो जाता क्या वह माफी मांग लेने से? प्रीत शौर्य की आंखों में देख बोली, अंडरस्को टेंशन मत लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरे लिए तरस जाओगे, लेकिन मैं आपके सामने नहीं होगी ना कभी आओगी। प्रीत शौर्य के बाजू से निकल गेट खोल बाहर निकल गई। शौर्य वही खड़ा रहा, वह तो अभी भी हैरान था। प्रीत उससे मुंह लड़ा कर गई थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसके सामने किसी की ऊंची आवाज हुई थी और दूसरा बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसने कहा ही ऐसा था, तो प्रीत का रिएक्शन तो ऐसा होना ही था। शौर्य कुछ बोल ही नहीं पाया, उसे समझ ही नहीं आया, वो वॉशरूम चला गया। प्रीत बाहर आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वह खुद से बोली, अंडरस्को आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, आपकी पत्नी हूं, कोई नौकरानी नहीं हूं मैं, अभी मुझे कुछ याद नहीं है, इसीलिए जिस दिन याद आ जाएगा ना उसे दिन देखना आप, आपसे मैं बहुत दूर चले जाऊंगी। वो आंसू साफ कर नीचे आ गई। सब लोग बैठकर बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे। सात्विक ने प्रीत को देखकर कहा, अंडरस्को भाभी आओ ना, आप भी बैठो हमारे साथ। प्रीत हाँ में सर हिला दी, सात्विक के बाजू में आकर बैठ गई। सब बात कर रहे थे केशव कीर्ति की शादी की। केशव शांत से बैठा था, अब उन लोगों को कैसे बताता, करती अभी तक मानी ही नहीं थी और वो उसे कितना समझ चुका था, प्रकृति है कि करने को तैयार ही नहीं थी, उसने तो यहाँ तक कि सब जगह से नंबर ब्लॉक कर दिया था। लेकिन वह चाहती थी कि केशव उसे फोन करके मनाए, जिस दिन केशव फोन नहीं करता था वह उसे फोन करके सुनती थी, अंडरस्को हाँ अब क्यों फोन करोगे, किसी और लड़की से बात करते होंगे। केशव तो उसके मूड स्विंग समझ ही नहीं पता था, लड़की को होकर आ गया है, बात भी नहीं करनी है, शादी भी नहीं करनी है, बात भी करना है, शादी भी करना, तो करना क्या है उसे? मिराज कार्तिक को देख बोला, अंडरस्को माँ भाई शादी अमेरिका से ही करना है, यहाँ से करना है? अरे भाई उसकी बहन थी तो ऑब्वियसली उससे ही पूछा जाएगा ना कि वह अपनी बहन की शादी कहाँ से करना चाहता है। कार्तिक सभी को देख बोला, अंडरस्को जहां से आप लोगों को ठीक लगे, अभी कीर्ति का एक बार हाँ हो जाए, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं शादी कहाँ से करनी है। वो थिड़ी नजर केशव को देख बोला, अगर उसने हाँ नहीं कहा तो? उसने बात बीच में आधी छोड़ दी तो क्या? अंडरस्को केशव उसकी बात सुन बोला। कार्तिक सोफे में आराम से पलथी मार बोला, अंडरस्को जो तुम्हें लगा अब तुमने मेरी बहन को नाराज किया है तो मनाओ भी। केशव उसकी बात सुन फ्रस्ट्रेट हो बोला, अंडरस्को मैंने कोई नाराज नहीं किया है, अरे मना मना कर थक चुका हूं मैं, लेकिन वह लड़की है कि मानने को तैयार ही नहीं है। बेटा ये लड़कियां होती ही है ऐसी, कभी नहीं मानती है, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो मुंह फुला लेती है और बीवी वो तो डबल हो जाती है। अंडरस्को राजवीर जी हंसते हुए बोले। ऊपर से खड़ा शौर्य नीचे आया, राजवीर जी की बात सुन प्रीत को देखने लगा जो चाय पी रही थी। प्रीत शौर्य और उनकी नोक-झोंक। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा जाएगा ना कि वह अपनी बहन की शादी कहां से करना चाहता है। कार्तिक सभी को देख बोला, अंडरस्को जहां से आप लोगों को ठीक लगे, अभी कीर्ति का एक बार हाँ हो जाए, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं शादी कहां से करनी है। वो थिड़ी नजर केशव को देख बोला, अगर उसने हाँ नहीं कहा तो? उसने बात बीच में आधी छोड़ दी तो क्या? अंडरस्को केशव उसकी बात सुन बोला। कार्तिक सोफे में आराम से पलथी मार बोला, अंडरस्को जो तुम्हें लगा अब तुमने मेरी बहन को नाराज किया है तो मनाओ भी। केशव उसकी बात सुन फ्रस्ट्रेट हो बोला, अंडरस्को मैंने कोई नाराज नहीं किया है, अरे मना मना कर थक चुका हूं मैं, लेकिन वह लड़की है कि मानने को तैयार ही नहीं है। बेटा ये लड़कियां होती ही है ऐसी, कभी नहीं मानती है, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो मुंह फुला लेती है और बीवी वो तो डबल हो जाती है। अंडरस्को राजवीर जी हंसते हुए बोले। अब आगे शौर्य नीचे आ रहा था, राजवीर जी की बात सुन प्रीत को देखने लगा जो चाय पी रही थी। शौर्य नीचे उसके सामने वाले सोफे में बैठ गया। प्रीत उसे अपने सामने बैठते देख खड़ी हो गई, सभी को देख बोली, अंडरस्को मैं किचन में जाती हूँ, देख कर आती हूँ आज खाने में क्या बन रहा है। सात्विक प्रीत का हाथ पकड़ बोला, अंडरस्को अरे भाभी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप बैठी है यहाँ पर हमारे साथ, खाना तो बन जाएगा। प्रीत आराम से उससे हाथ छुड़ा बोली, अंडरस्को चिंता मत करो, भले मेरी याददाश्त गई है लेकिन अभी भी मैं सारे काम कर सकती हूँ। प्रीत ये बोलते वक्त थिड़ी नजर शौर्य को देख बोली। सात्विक कुछ नहीं बोला, उसे प्रीत बदली बदली लग रही थी। प्रीत बिना कुछ बोले किचन में चली गई। शौर्य उसे जाता देख रहा था। शौर्य खड़ा होकर सबको देख बोला, अंडरस्को मैं आता हूँ। राजवीर जी उसे देख बोले, अंडरस्को कहाँ जा रहे हो? वह मुझे एक जरूरी फोन करना है। अंडरस्को शौर्य ने कहा बाहर निकल गया। प्रीत किचन में आई, शेफ खान की तैयारी कर रहे थे, उन्हें देख बोली, अंडरस्को आज आप लोग क्या बना रहे हो? मैम सब्जी रोटी, मिराज भैया ने मसाला पुलाव के लिए कहा था, अंडरस्को शेफ ने कहा। प्रीत ने कहा, अंडरस्को ठीक है, आप एक काम करो मसाला पुलाव सबके लिए भी बना दो।
शेफा में सर हिला दिया, अपना काम करने लगा। प्रीत को यहाँ खड़े रहना कुछ ठीक नहीं लगा। वह किचन से बाहर निकल जाए, वह डाइनिंग हॉल से होते हुए हाल की तरफ जाने लगी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ किनारे खींच लिया। आह अंडरस्को प्रीत तेज चीख उठी डर से, पर तभी उसके मुंह में हाथ रख दिया। प्रीत सामने देखने लगी, शौर्य खड़ा हुआ था जो उसे ही घूर रहा था। शौर्य प्रीत को देख बोला, अंडरस्को अगर अपने मुंह से ना एक आवाज भी निकलो ना, तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूंगा। प्रीत उसकी बात से बिल्कुल भी ध्यान नहीं थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली। शौर्य उसकी कमर पकड़ अपने करीब कर लिया। प्रीत उसके ऐसे खींचने से उससे चिपक गई, अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। ज्यादा जबान चला रही हो मुझसे, अंडरस्को शौर्य भारी आवाज में बोला। प्रीत उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, अपना सर दूसरी तरफ ही की हुई थी। शौर्य प्रीत के सर पर 2 उंगली से मार बोला, अंडरस्को रात को रेडी रहना, हम दोनों ड्राइव पर जा रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, अंडरस्को प्रीत बिना उसे देखे बोली। शौर्य उसकी थुड़ी पकड़ चेहरा अपने तरफ कर हल्का सा उठा, अपने होठ से उसके होठ करीब कर बोला, अंडरस्को मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। प्रीत उसकी बात सुन अपनी सांस रोक उसकी आंख में देख बोली, अंडरस्को और मैं आपकी बात क्यों मानूं? बीवी हो मेरी और बीवियों को अपने पति की सारी बातें मानना चाहिए। अंडरस्को शौर्य प्रीत का चेहरा छोड़ बोला, उससे दूर हो गया। सही कहा, बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो आपकी हर बातें सुनती रहूंगी, अंडरस्को प्रीत कटाक्ष से बोली। शौर्य उसकी बात सुन बिना अपने एक्सप्रेशन चेंज करें उसकी गाल को थपथपते हुए बोला, अंडरस्को तुम इतनी जवान लड़ते हुए ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे मेरी शांति बीवी पसंद है तो वही बनी रहो जो मुझसे डरती हो, शांति से रेडी हो जाना वरना अंजाम याद रखना। शौर्य बोल वहां से जाने लगा। प्रीत उसे पीछे से बोली, अंडरस्को धमकी दे रहे हो मुझे? शौर्य बिना पलटे बोला, अंडरस्को अगर तुम धमकी समझ रही हो तो यही सही, वरना तो मैं अपनी बीवी को ऑर्डर दे रहा हूँ। प्रीत मुंह फेर बोली, अंडरस्को मैं आपका कोई ऑर्डर नहीं मानने वाली हूं और ना कभी मानूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। शौर्य अपने कदम पीछे लेकर उसके पास रुक थेड़ी मुंडी कर बोला, अंडरस्को अगर तुम रात के 10:30 बजे नीचे गाड़ी में नहीं आई तो? शौर्य बोलते बोलते रुक गया। तो क्या करोगे, मरोगे मुझे गला दबाकर? अंडरस्को प्रीत उसे देख बोली। शौर्य उसके करीब चेहरा कर धीरे से बोला, अंडरस्को नहीं, पहले तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नीचे हॉल पर लेकर आऊंगा, फिर पूरे घर को चिल्ला चिल्ला कर उठा दूंगा और फिर सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। फिर मत कहना मुझे कि मैंने सबके सामने तुम्हें किस कर लिया। प्रीत उसकी बात सुन मुंह खोले देखने लगी, ये इतना बेशर्म है कि वो ऐसे बोल रहा है सबके सामने किस कर लेगा। शौर्य आराम से बोला, अंडरस्को और यह बिल्कुल मत सोचना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। सिटी बजाते हुए डाइनिंग हॉल से निकल गया। प्रीत उसे हैरानी से देख रही थी, वो पैर पटक कर हॉल में आ गई। शौर्य आराम से पैर पर पैर रख बैठा हुआ था। कार्तिक उसे कुछ बता रहा था, वो आराम से सुन रहा था, उसकी बात अपना सर हाँ में हिला रहा था। वह सुन तो कार्तिक की राधा लेकिन देख प्रीत को रहा था और उसे आंखों से गोल गोल करके इशारा कर रहा था। प्रीत इसका इशारा करते देख मुंह टेढ़ा कर मिराज विराज से बात करने लगी। दोनों के बीच में बैठी उनकी बात सुन रही थी, कुछ और को देखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन शौर्य लगातार टकटकी लगाए उसे ही देख रहा था और वह इससे परेशान हो रही थी। वह बार बार अपनी शक्ल इधर उधर कर रही थी जिसमें शौर्य को ना दिखे, पर शौर्य कहाँ मानने वाला था, वह तो उसे ही लगातार देखे जा रहा था। प्रीत परेशान होकर खड़ी हो गई, वो आंख कसकर बंद कर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को बस। सब उसके ऐसे बस बोलने से हैरान हो गए, उसे ही देखने लगे। अचानक से क्या हो गया इसे, खड़ी होकर यह बस बोल रही है। प्रीत सबको ऐसे देखे देख खुद हैरान हो गई, वह फ्रस्ट्रेटेड सबके सामने खड़ी हो गई। वह सबको देख बोली, अंडरस्को मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। वो जल्दी से पैर पटक किचन में चली गई। शौर्य उसे ऐसे भागता देख मन ही मन हंसने लगा, उसके चेहरे में न दिखने वाली स्माइल आ गई, उसे बहुत मजा आ रहा था प्रीत को ऐसे चढ़ाने में, और प्रीत का चेहरा देख उसे और ज्यादा मजा आ रहा था। जस्ट वेट न वॉच बीवी, आज बहुत जवान लड़ाई है ना मुझसे, अब देखो तुम। अंडरस्को शौर्य खड़े होकर पॉकेट में हाथ डाल मन में बोला, उसके चेहरे में डेविल स्माइल आ गई। वह क्या सोच रहा था किसी को नहीं पता था, उसके मन में बहुत अजीब प्लान चल रहा था जो वह प्रीत पर एग्जीक्यूट करने वाला था। हरप्रीत में सबसे अनजान उससे चिढ़ रही थी। सब लोग खाना खाने बैठ गए। प्रीत शौर्य के बाजू में बैठी हुई थी, उसके पास बैठने नहीं चाहती थी, लेकिन सात्विक ने उसे वही बैठा दिया। शौर्य आराम से अपनी कच्ची सब्जियां खा रहा था। प्रीत उसे देख मुंह बना ली, अपना खाना खाने लगी। तभी उसे एहसास हुआ उसके पैर पर कुछ रेंग रहा है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, सर नीचे कर देखने लगी। शौर्य का हाथ उसकी थाई पर चल रहे थे, वो हल्के हल्के से आगे पीछे कर रहा था। प्रीत उसकी ये हरकत देख जोर से उसके हाथ में मर दी। चट की आवाज से सब उसे ही देखने लगे। प्रीत अपने दांत दिखाते हुए सबसे बोली, अंडरस्को वह क्या है ना, मच्छर है इसीलिए। राजवीर जी उसकी बात सुन बोले, अंडरस्को मच्छर यहाँ पर क्या, अच्छे से साफ सफाई नहीं हो रही है क्या? अंडरस्को प्रीत उनकी बात सुन जल्दी से बोली, अंडरस्को नहीं पापा जी, वो क्या है ना आजकल बड़े बड़े। ये बोलते वक्त वो थेड़ी नजर शौर्य को देख बोली, मच्छर साफ सफाई से भी नहीं जा रहे हैं। शौर्य टेबल के नीचे से अपने हाथ को मलने लगा, वह मन में बोला, अंडरस्को दिखती तो पिद्दी सी है लेकिन इतनी तेज मारा है मेरे हाथ में कि लाल हो गया।
प्रीत उसका हाथ देखने लगी जो लाल हो गया। ये देखो, उसे बहुत अच्छा लगा। वह अपना सर ऊपर करते हुए एटीट्यूड में बोली, अंडरस्को अब नहीं आएगा वह मच्छर। शौर्य प्रीत को इतना गर्व से देख अपनी नीचे वाली होठ को हल्का सा नीचे कर सर में हिलने लगा। राजवीर जी शौर्य को न खाता देख बाले, अंडरस्को क्या हुआ शौर्य, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? शौर्य कुछ बोलता प्रीत उसकी बात बीच पर बोली, अंडरस्को पापा जी इसे खाना नहीं, इसे कच्ची सब्जियां कहते हैं। उसकी बात सुन उसे देखने लगे विराज प्रीत को देख उसका साथ देते हुए बोला, अंडरस्को हाँ पता नहीं कैसे खा लेते हैं। जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं होती ना वह सब कुछ खा लेते हैं, अंडरस्को प्रीत खाना चबाते हुए बोली। शौर्य उसकी बात सुन अपना सर हिला दिया। सब अपना अपना खाना खाने लगे। शौर्य सबको अपना अपना खाना खाते देख धीरे से अपना सर उसकी तरफ झुका, बोला, अंडरस्को तुम बाहर मिलो तुम्हें बताता हूँ। प्रीति उसकी बात सुन धीरे से बोली, अंडरस्को दम है कि मुझे बाहर लेकर जा सको सबके सामने से? शौर्य डेविल स्माइल कर बोला, अंडरस्को दम तो इतनी है कि उठा के लेकर जा सकता हूं और कोई रोक भी नहीं पाएगा मुझे। याददाश्त ना तुम्हारी चली गई है इसलिए याद नहीं, मंडप पर बंदूक रखकर तुमसे शादी की है तो फिर तुम यहां से जाने की बात कर रही हो? प्रीत ऊपर से नीचे देख बोली, अंडरस्को ये फिल्मी डायलॉग ना, किसी फिल्म में जाकर मारो, बॉडी भी अच्छी खासी है, रोल दे देंगे दया करके। शौर्य धीरे से बोला, अंडरस्को तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं तुमसे शादी बंदूक की नोक में की है तो जाओ यहाँ। शौर्य सबकी तरफ इशारा कर बोला, पर किसी से भी पूछ लो हर कोई यही कहेगा कि मैं तुमसे शादी जबरदस्ती की थी। दोनों की अपने में खुसुर पुसुर लगी थी। दादाजी दोनों को ऐसे अपने में ही बीच में घुसे घुसे देख खुसुर पुसुर करते देख बोले, अंडरस्को ऐसी क्या बातें कर रहे हो, हमें भी बता दो। प्रीत शौर्य जल्दी से दूर हो गए। कुछ नहीं दादाजी, अंडरस्को शौर्य जल्दी से बोला, खाना खाने लगा। दादाजी फिर कुछ नहीं बोले। प्रीत शौर्य को देखने लगी जो खाना खा रहा था वह कैसे बर्दाश्त करती थी, इस आदमी ने उसे धमकी दी थी तो कैसे बर्दाश्त कर ली थी कि यह आदमी आराम से खाना खा सकता और वो भी उसके बाजू में बैठकर बिल्कुल नहीं। प्रीत धीरे से अपने हाथ उसके पैर पर रखने को हुई, उससे पहले ही शौर्य को पता चल गया, उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वो प्रीत का हाथ ऊपर कर बोला, अंडरस्को क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? प्रीत उसके ऐसे सबके सामने हाथ पकड़ लेने से हैरान हो गई, उसे लगा नहीं था वह ऐसे हाथ पकड़ लेगा उसका। सब लोग उन दोनों को ही देखने लगे। कुछ चाहिए तो बोलो कि फिर मच्छर कटा, अंडरस्को शौर्य प्रीत को देख इनोसेंस से बोला। शौर्य उसकी बात सुन सामने देख बोला, अंडरस्को मैं कभी झूठ नहीं बोलता। प्रीत खिड़की तरफ देख बोली, अंडरस्को अच्छा दिन भर में कितने सारे झूठ बोल जाते हो और कह रहे हो झूठ नहीं बोलते। शौर्य सामने ही देख बोला, अंडरस्को मैं कोई नहीं झूठ बोलते, देखो सुबह मैंने कहा था कि तुम्हें ना गला दबाकर मार दूंगा तो अभी मैं वही करने लेकर जा रहा हूं। प्रीत ने जैसे ही उसकी बात सुनी वह शौक में उसे देखने लगी। ये क्या कह रहा है, उसे डर लगने लगा क्योंकि शौर्य के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। शौर्य अचानक से गाड़ी रोक दिया, अपना सीट बेल्ट खोल प्रीत की सीट में हाथ रख उसके ऊपर हल्का सा झुक बोला, अंडरस्को तभी तो इतनी देर से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, चलो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव में, देखो किसी को भी नहीं पता कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाला है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा वो भी गला दबाकर। शौर्य बड़ी बड़ी आंखें कर बोल रहा था। प्रीत बिल्कुल गेट से चिपक गई, वो शौर्य को डर से देखने लगी, वो उसे एक कातिल लग रहा था जिसके बड़े बड़े दांत हो, दूसरी निकली हो चेहरा गंदा सा लाल, टीयर्स ऑफ जॉय। जैसे बचपन में मम्मी पापा अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा दोपहर में बाहर मत निकलना वरना बागड़ बिल्ला कर तुझे पकड़ कर ले जाएगा। प्रीत शौर्य को देख बिल्कुल दुबक गई। शौर्य दूर हो गया, फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रीत वैसे ही उसे हैरानी से देख रही थी। शौर्य सामने ही देख बोला, अंडरस्को चलो तुमसे कुछ बात करते हैं। प्रीत उसे अजीब नजरों से देख रही थी। शौर्य थेड़ी नजर देख बोला, अंडरस्को बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अंडरस्को खरी इच्छा, अंडरस्को प्रीत अटकते हुए बोली। शौर्य ने कहा, अंडरस्को देखो मैं इतना बेदर्द नहीं हूं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा ना पूछूं, वह क्या है ना जेल, अभी अगर कैदी को फांसी में चढ़ता है तो आखिरी इच्छा पूछता है, फिर तो मैं एक अच्छा नेक इंसान हूं, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वह ऐसी बात कर रहा था जैसे उसके लिए एक नॉर्मल चीज हो और प्रीत उसे हैरानी से देख रही थी कि आदमी उसे मारने की बात कर रहा है। उसे डर लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से उसने शौर्य के एक्सप्रेशन बदलते हुए देखे थे, उसे बदलते हुए बिहेवियर देखा था, वह हैरान थी कि आदमी इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। नेक इंसान नहीं जालिम इंसान हो। अंडरस्को प्रीत उसकी बात सुन गुस्से में तेज चिल्ला बोली। शौर्य प्रीत को देख बोला, अंडरस्को अरे मरने वाली हो, इतना गुस्सा मत करो, अच्छी बात नहीं होती, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, क्या पता मेरे मरने से पहले तुम खुद मर जाओ, पर मैं वैसा होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूं। प्रीत का चेहरा रोने जैसा हो गया, इसके आंसू भर आए, आंख में अपने होठ को नीचे कर चाबड़ी बांध ली। आप ऐसा नहीं कर सकते अंडरस्को, वो रोते हुए बोली। शौर्य उसे रोता देख हैरान हो गया, ये इतने जल्दी रोने लगी। वो बोला, अंडरस्को अरे रो क्यों रही हो? प्रीत रोते हुए बोली, अंडरस्को अब कोई मरने जाएगा तो यही रोएगा ना, हंसेगा थोड़ी ना। शौर्य कुछ नहीं बोला, बस अपना सर न में हिला दिया। आधे घंटे बाद उसने गाड़ी एक सुनसान जगह में रोक दी जहां पर सिर्फ गाड़ी की लाइट ही बस जल रही थी और उसी से रोशनी आ रही थी। शौर्य गाड़ी से उतर गया, प्रीत के साइड का गेट खोल उसे गाड़ी से उतर दिया।
प्रीत उसके सामने हाथ जोड़ बोली, अंडरस्को मुझे मत मारो, मैं आपको नहीं परेशान करूंगी। शौर्य उसकी बात सुन कुछ नहीं बोला, उसे छोड़ डिक्की से कुछ निकलने लगा। उसने कुछ किया गाड़ी में जिससे कार की छत नीचे हो गई, अब सीट दिखने लगी, उसने सीट को आराम से एडजस्ट किया। प्रीत उसे सब करते देख रही थी। उसने गाड़ी के बोनट से बैटरी निकल किनारे किनारे बल्ब चालू किए, कुछ लकड़ी निकल आग लगाई गाड़ी के दूर। क्या कर रहे हो अंडरस्को, प्रीत शौर्य को देख बोली। शौर्य प्रीत को देख बोली, अंडरस्को जैसे ईद में बकरे को पहले हलाल किया जाता है ना, वैसे ही मैं तुम्हें भी हलाल करूंगा। प्रीत उसकी बात सुन मुंह बना ली। शौर्य गाड़ी से सामान निकलने लगा, वह पहले से ही पूरी तैयारी में आया था। प्रीत उसे देख गाड़ी के एक तरफ हो गई। वो हाथ बांधे टहल रही थी। वो एक जगह खड़ी हो गई, तभी उसके कान में जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दी। ये सुन प्रीत शौर्य के पास भागी। प्रीत शौर्य की टी शर्ट पकड़ बोली, अंडरस्को ये कहाँ लेकर आए हो मुझे, यहाँ जानवर है। शौर्य हंसते हुए बोला, अंडरस्को मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी, मुझसे छूटने की कोशिश करोगी तो तुम्हें जानवर मार देंगे। प्रीत गुस्से में उसे देखने लगी। उसे छोड़ चारों तरफ देखने लगी। अब वहां पर लाइट जल गई थी, शौर्य ने आज भी जला दी थी और उसके किनारे पर गड्ढे बिछाए थे जिसमें वह दोनों आराम से बैठ सकते थे और कंबल भी था ओढ़ने के लिए। शौर्य बारबेक्यू के लिए सब कुछ लेकर आया था, प्रीत का मजाक। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत उसे देख गाड़ी के एक तरफ हो गई। वो हाथ बांधे टहल रही थी। वो एक जगह खड़ी हो गई, तभी उसके कान में जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दी। ये सुन प्रीत शौर्य के पास भागी। प्रीत शौर्य की टी शर्ट पकड़ बोली, अंडरस्को ये कहाँ लेकर आए हो मुझे, यहाँ जानवर है। शौर्य हंसते हुए बोला, अंडरस्को मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी, मुझसे छूटने की कोशिश करोगी तो तुम्हें जानवर मार देंगे। प्रीत गुस्से में उसे देखने लगी। उसे छोड़ चारों तरफ देखने लगी। अब वहां पर लाइट जल गई थी, शौर्य ने आज भी जला दी थी और उसके किनारे पर गड्ढे बिछाए थे जिसमें वह दोनों आराम से बैठ सकते थे और कंबल भी था ओढ़ने के लिए। शौर्य बारबेक्यू के लिए सब कुछ लेकर आया था। अब आगे। प्रीत इधर उधर देखने लगा। यहाँ से कहीं जाना मत, वरना मुझसे पहले तुम्हें जानवर खा जाएंगे, अंडरस्को शौर्य प्रीत को देख बोला। प्रीत शौर्य को देख बोली, अंडरस्को आप बहुत गंदे हो। शौर्य अपने आजू बाजू ऊपर से नीचे देख बोला, अंडरस्को कहाँ से गंदा दिख रहा है, साफ सुथरा तो हूँ। प्रीत उसकी हरकत देख सर पकड़ ली। मुझे घर जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ डर लग रहा है, अंडरस्को प्रीत शौर्य को देख बोली। शौर्य उसकी बात सुन कुछ नहीं बोला, उसका हाथ पकड़ एक साइड ले जाने लगा। प्रीत हाथ छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को कहाँ ले जा रहे हो। शौर्य पलटकर उसे देख बोला, अंडरस्को शांति से चले चलो, वरना यहाँ पर शेर चिता भी है। प्रीत उसकी बात सुन अपने मुंह में उंगली रख ली। अच्छी बच्ची हो अंडरस्को, शौर्य उसके सर पर हाथ रख बोला। उसका हाथ पकड़ फिर से चल दिया। प्रीत बिल्कुल शांति से चल रही थी। प्रीत इधर उधर देख चल रही थी, दोनों तरफ सिर्फ उसे जंगली दिखाई दे रहा था, उसके अलावा और कुछ नहीं। पैर पर पत्थर कंकड़ भी पड़ रहे थे। शौर्य उसे लेकर एक जगह रुक गया। प्रीत की तरफ पलट उसे आईब्रो पकड़ देखने लगा। प्रीत उसे कंफ्यूज देखने लगी। देखो अंडरस्को, शौर्य उसे देख बोला। प्रीत सर उठा उसे देख बोली, अंडरस्को क्या देखूं, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। अंडरस्को शौर्य अपने हाथ उठा बोला। सामने ऐसे भूत बन के खड़े होगे तो क्या दिखेगा मुझे, अंडरस्को प्रीत वैसे ही बोली। शौर्य किनारे हो गया, उसके बाजू में खड़ा हो गया। प्रीत सामने देखने लगी। सामने का नजारा देख वो आगे बढ़ने को हुई, शौर्य उसे पकड़ लिया। क्या हुआ अंडरस्को, वो उसे रोकता देख बोली। ऊपर ऊपर मत देखो, नीचे भी देखो, डायरेक्ट नीचे नहीं ऊपर ही जाओगी, अंडरस्को शौर्य नीचे इशारा कर बोला। प्रीत उसकी बात सुन नीचे देखने लगी। जैसे उसने नीचे देखा कुछ और ऐसे चिपक गई। अंडरस्को ये खाई में क्यों लेकर आए हो मुझे। सामने खाई थी, वो काफी बड़ी थी और सामने पूरा सिटी दिख रहा था। वहां से बोलो सिटी के कोने में थे जहां से पूरा शहर दिखता था। लाइट जल रही थी, बिल्डिंग सब कुछ बहुत खूबसूरत था। वहां पर किनारे किनारे रोड लगी हुई थी जिसमें कोई वहां से गिर ना सके। ये पिकनिक स्पॉट भी था, वहां पर आर्टिफिशियल झरना भी बनाया था। प्रीत सब देख रही थी। तभी शौर्य ने उसके कंधे पकड़ धक्का दे दिया। प्रीत डर गई, वो तेज चीख उठी। आह ह ह ह 2 सेकंड बाद उसने आंखें खोली अपनी तो देखा वह हवा में लटकी हुई थी। वह पलटकर शौर्य को देखने लगी जिसे उसका हाथ टाइट पड़ा हुआ था, आराम से खड़ा था। उसने प्रीत को धक्का दे दिया था जिससे प्रीत नीचे खाई में गिरने को हुई, लेकिन शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और आधी हवा में थी। पागल आदमी, मर जाती मैं, अंडरस्को प्रीत तेज चिल्ला बोली। शौर्य बेफिक्र बोला, अंडरस्को मारने के लिए ही तो लाया हूं मैं यहाँ। प्रीत हैरान हो गई। उसे तो लग रहा था वह मजाक कर रहा है, हाँ थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था शौर्य सच में उसे धक्का दे देगा। उसे डर लगने लगा शौर्य कहीं सच में न धक्का दे दे। शौर्य सिटी बजाकर इधर उधर देखने लगा। वो प्रीत को देख बोला, अंडरस्को नजारा तो देखो कितना खूबसूरत है, तुम तो हवा में लटकी हुई हो, तुम्हें तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी ना। एक बार खुद लटक के देखो, कितना डर लग रहा है मुझे, जल्दी ऊपर उठाओ, अंडरस्को प्रीत विनती कर बोली। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बहुत परेशान करती हो, आजकल मुझसे डरती भी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अंडरस्को शौर्य आराम से बोला।
प्रीत नीचे झांकते हुए डर गई। अपने दूसरे हाथ से शौर्य का हाथ पकड़ बोली अंडरस्को प्लीज मुझे जल्दी ऊपर उठाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, अब से मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी और मुंह भी नहीं चलाऊंगी और डरूंगी भी बहुत ज्यादा। सही में अंडरस्को शौर्य प्रीत को देख बोला। प्रीत जल्दी जल्दी अपना हाँ में सर हिला दी। ठीक है अंडरस्को शौर्य ने कहा। वो प्रीत को खींचने को हुआ पर प्रीत का पैर स्लिप हो गया, इसका एक पैर हवा में लहर गया। आहा अंडरस्को प्रीत डर गई, तेज चिल्ला दी, अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शौर्य जल्दी से प्रीत का हाथ पकड़ खींच लिया, उसे कसकर गले लगा लिया। वो सच में बहुत ज्यादा डर गया था, उसे लगा नहीं था कि प्रीत का पैर स्लिप हो जाएगा, बस एक सेकंड की देर थी, अगर उसका हाथ जरा सा भी छुटता तो प्रीत डायरेक्ट नीचे गिरती। भले ही वहां पर लोहे की रोड लगी हुई थी लेकिन वह काफी छोटी थी और कुछ जगह तो टूट भी गई थी। प्रीत भी डर गई, उसने भी शौर्य को गले लगा लिया। शौर्य उसे खुद से दूर कर पैर देख बोला अंडरस्को तुम ठीक हो। प्रीत शौर्य को देखने लगी जो सच में काफी ज्यादा डरा हुआ, तो उसके चेहरे पर पसीने की बने चमक रही थी, उसकी आंखों में डर खौफ साफ नजर आया था, आज वह पहली बार डरा हुआ था। गिरा देते ना पकड़ा क्यों, इसलिए तो लाए थे यहाँ पर अंडरस्को प्रीत उसे देख बोली, उसे छोड़ दी, आगे बढ़ गई। शौर्य गहरी सांस लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। प्रीत वही गाड़ी के पास गद्दे में बैठ गई। शौर्य उसके सामने बैठ गया, आग जल रही थी, शौर्य कुछ सामान लाकर उसने पॉपकॉर्न बनने रख दिया। प्रीत बस शांत बैठी हुई आग को देख रही थी। अगर मेरा पैर वहां से फिसल जाता और मैं गिर जाती तो अंडरस्को प्रीत वैसे ही बोली। शौर्य उसे देखने लगा। शौर्य उसे देख बोला अंडरस्को इतना भी नहीं है कि मैं ऐसे ही हाथ छोड़ देता। प्रीत आग को देख बोली अंडरस्को मुझे याद नहीं है कुछ भी, पर मैं जानना चाहती हूँ हमारा रिश्ता कैसा था पहले, क्योंकि जिस हिसाब से अभी क्या हाल है मुझे नहीं लगता हमारा रिश्ता कुछ होगा। शौर्य उसके बाजू में बैठ गया। जो चल रहा है चलने दो, तुम्हें कुछ जाने की जरूरत नहीं है, जब खुद याद आए तो जो करना है कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं, मैं बस उसे दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हें सब कुछ याद आएगा अंडरस्को शौर्य बस इतना बोला। प्रीत कुछ नहीं बोली, दोनों ही शांत आग को देख रहे थे। पॉपकॉर्न बने। प्रीत आग से पॉपकॉर्न की कढ़ाई निकालने की, पर कढ़ाई गर्म थी जिससे उसका हाथ चहक गया, उसने जल्दी से अपना हाथ दूर कर ली। शौर्य उसका हाथ पकड़ देखने लगा। शौर्य हाथ देख बोला अंडरस्को पागल लड़की में निकाल रहा था ना, क्या जरूरत थी तुम्हें आग में हाथ डालने की। प्रीत का हाथ हल्का सा लाल हो गया था। प्रीत शौर्य को देख सवाल कर बोली अंडरस्को मुझे आज में जलते थे, दर्द हो रहा है आपका, इतनी फिक्र हो रही है, फिर सुबह जो मुझे इतना सब कुछ कह के गए तब नहीं लगा कि मुझे कितना बुरा लगा होगा, मेरे दिल पर कितनी चोट आई होगी, यह चोट तो कुछ भी नहीं है, जो चोट आपने मुझे आज सुबह दी है वह मैं कभी नहीं भूल सकती। शौर्य उसकी बात सुन उसका हाथ छोड़ दिया, आग से कढ़ाई निकल बोला अंडरस्को मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रीत के चेहरे में स्माइल आ गई, फेक स्माइल, वो बिना उसे देखे बोली अंडरस्को मुझे पता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीत खड़ी हो गई, कार के पास जाने लगी। शौर्य उसे देख पॉपकॉर्न प्लेट में निकलने लगा, उसने ध्यान ही नहीं दिया प्रीत का। उसने सारे पॉपकॉर्न प्लेट में निकाल कार की तरफ देख बोला अंडरस्को लो, लेकिन उसकी बात आधी मुंह में ही रह गई क्योंकि कार के पास तो प्रीत थी ही नहीं, वह इधर उधर देखने लगा, प्रीत उसे आसपास कहीं भी नहीं नजर आई। वो खड़ा हो गया, कार के चारों तरफ देखने लगा, उसने तेज आवाज लगाई अंडरस्को प्रीत, पर जवाब कुछ भी नहीं आया क्योंकि प्रीत आसपास थी नहीं। शौर्य डर गया, प्रीत को न देख। प्रीत कहाँ हो तुम अंडरस्को शौर्य चारों तरफ देख बोला, वो खाई के पास देखने लगा, वहां भी नहीं थी प्रीत, वो फिर गाड़ी के पास आ गया। अपना फोन निकल उसे फोन करने लगा, पर उसका फोन तो गाड़ी में ही डाला हुआ था। इसके शूज मफलर को कार के गेट में टांगे हुए थे। शौर्य तेज चिल्ला बोला अंडरस्को देखो प्रीत, अगर यह मजाक है ना तो बहुत गंदा मजाक है, बाहर निकालो जल्दी से। पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। शौर्य उसके ऐसे गायब होने से डर गया, उसके चेहरे पर पसीने आने लगे, वह अपने हाथ मलने लगा, वह चारों तरफ देख अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। वो जगह जगह ढूंढने लगा, बाकी जगह तो अंधेरा था, सिर्फ जहां कर रखी थी और आज चल रही थी वहां कुछ एरिया में बस रोशनी थी। जानवरों की तेज तेज आवाज आ रही थी और लोमड़ी भी तेज आवाज कर रही थी, यह सुन उसका दिल घबरा गया, उसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। प्रीत तो उसके सामने ही थी, बस कुछ ही मिनट हुआ था, पर प्रीत अचानक से कहाँ गायब हो गई और उसे तो कोई आहत भी नहीं महसूस हुई। तभी उसके कान में तेज तेज हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके पीछे से आ रही थी, जैसे उसने पीछे पलट कर देखा, प्रीत जोर जोर से हंस रही थी, ताली मार मार कर। डर गए अंडरस्को प्रीत शौर्य के पास आकर बोली। शौर्य ने जैसे ही उसे हंसते देखा वह समझ क्या ही उसका मजाक था, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई, आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा मजाक नहीं किया था और वह भी इतना गंदा मजाक, कितना डर गया था। जैसे ही प्रीत हंसते हुए उसके पास आई, शौर्य गुस्से में उसकी कमर पकड़ लिया, अपने करीब कर उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। प्रीत हंसते हंसते शांत हो गई। शौर्य उसे हर्ष किस कर रहा था, उसके होठ को गुस्से में चबा रहा था, काट रहा था। प्रीत उसके काटने से दर्द से सिसक उठी, वो शौर्य को धक्का देने को हुई, शौर्य ने उसके हाथ अपने हाथ से पकड़ लिए, दूसरे हाथ से उसके सर को वो और जोर जोर से किस करने लगा। प्रीत अब हिल भी नहीं पा रही थी, उसने कसकर आंख बंद कर ली। शौर्य उसे काफी जोर से काट रहा था, वह अपना पूरा गुस्सा उस पर निकल रहा था। प्रीत की आंख में आंसू आ गए।
शौर्य उसके नीचे वाले होंठ को काफी तेज काटा जिससे उसके होंठ कट गए और खून निकलने लगा, पर वो बिल्कुल नहीं रुका, उसके होठों को चबाता रहा। 10 मिनट बाद उसने प्रीत को छोड़ा। प्रीत उसके छोड़ते ही गहरी लंबी सांस लेने लगी। उसने उसके होठों को छोड़ तो दिया था लेकिन हाथ सर को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। वो माथे से माथा टीका बोला, को अगर दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो सच बता रहा हूँ, गला दबाकर यही मार डालूंगा। प्रीत का मजाक उसके लिए ही भारी पड़ गया था। उसने तो सोचा था वह शौर्य को थोड़ा डराएगी, लेकिन अब उसे शौर्य से डर लग रहा था।